बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पेश खिदमत है आसार कदीमा से मिलने वाली एक ममी और इसके पीछे छुपी हौलनाक कहानी। मुक़द्दस निशान। तहरीर M.A. राहत। आसार कदीमा की खुदाई करने वाले फ़र्म ने जब मिस्र में अपने काम का आगाज़ किया तो उसे कतन मुश्किलात का सामना ना करना पड़ा। फ़र्म के मालिक प्रिंस अली रज़ा की दौलत ने और तारीख़ मिस्र पर उबूर रखने वाले दो बेहतरीन दिमागों ने सरकारी और गैर सरकारी सतह पर तमाम रुकावटों को दूर कर दिया। प्रिंस अली रज़ा एक सरमायादार था जिसका मंशा आसार कदीमा के इन नवारदात से दौलत कमाना था, लेकिन प्रोफेसर शहबाज और प्रोफेसर समद बुखारी के पेश नज़र ये बात नहीं थी। उन्हें इन अशिया के मुंह मांगे दाम मिलने या उन्हें किसी अजायब घर को तोहफे में दिए जाने से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो फ़िराइना मिस्र के बारे में दुनिया की नामुकम्मल मालूमात को मुकम्मल करना चाहते थे और उनके यके बाद दीगरे जानशीनी के दरमियान गुमगुश्ता कड़ियों को मिलाने के लिए कोशा थे। सदियों के साथ साथ बहुत सारे बादशाहों और शहजादों की मम्मियाँ मकबरों से गायब हो गई थीं या उस्ताद ज़माना के हाथों तबाह हो गई थीं। ताहम अब भी बहुत सारी मम्मियों के मिलने का इम्कान था जिन्हें दरियाफ्त नहीं किया गया था। शाह शमखरे शेरताई का जसद खाकी जिसकी लाश को कफन चोरों ने ठिकाने लगा दिया था, थतमूस शाहरम भी लापता था और इसी तरह बचपन में ही बादशाह बनने वाले तोतन फालन की मम्मी भी अजायब खानों में मौजूद नहीं थी। मकबरों की लामुतनाही तलाश, सूरज की झुलसा देने वाली तपिश और अंदरूनी जहरीली हवा बड़ी जान जोखों की बातें थीं। कोई सरफिरा ही इन कामों में हाथ डाल सकता था और इसमें कोई शक नहीं था कि प्रोफेसर शहबाज और समद बुखारी दोनों ही सरफिरे थे। प्रोफेसर शहबाज ने अपनी लड़की रोशी को अपना मुआविन बना रखा था और प्रोफेसर समद बुखारी ने कैम्ब्रिज से फारिग तहसील एक उलुल अज़्म नौजवान को जिसका नाम अली असगर था अपना साथी बना लिया था। इस टीम ने प्रिंस रज़ा को बड़ा आराम दे रखा था और अब प्रिंस का काम सिर्फ इतना था कि वो इन लोगों के अखराजात और दीगर मामलात का ख्याल रखे। ये चारों अफराद प्रिंस अली रज़ा के एहसानमंद थे क्योंकि चारों ही को अजायबात से दिलचस्पी थी, जबकि प्रिंस अली रज़ा के लिए मौसम की सख्तियां बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं था। वो बहुत कम वहां आता था जहां आसार कदीमा की खुदाई का काम हो रहा था और अगर कभी आ भी जाता तो फौरन ही कायरा की पुरसुकून और तमानियत बख्श हवाओं में लौट जाता था। 10 माह की शदीद जफाकशी के बाद इस टीम को ज़ीरे ज़मीन पत्थर का एक सीना नजर आया जो यकीनन दूसरी मुतलाशी मुहिमबाजों की नज़रों से ओझल रहा था। प्रोफेसर शहबाज और समद बुखारी यही तवक्को करते रहे कि ये कोई नया मकबरा है, लेकिन जूं जूं वो खुदाई करते गए उन पर एक गैर मुतवक्का इंकशाफ होता गया कि ये कोई आम मकबरा नहीं है बल्कि किसी अजीम तारीखी शख्सियत का मदफन है। 8 हफ्तों की खुदाई के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा दरवाज़ा नजर आया और जब वो इसमें दाखिल हुए तो वहाँ गुमशुदा सदियों की फ़ज़ा उनकी मुंतज़िर थी। सीलन ज़दा माहौल, बोझल हवा और घुटन से उनका दम घुटा जा रहा था, लेकिन सच बात तो ये है कि उनके हौसले बहुत बुलंद थे। वो हर कीमत पर फ़िराइना के गुमशुदा शहजादों को ढूंढना चाहते थे। मकबरे में मदफून फरमा रवा के इस्तेमाल की अशिया, कीमती पोशाकें, असलहा, नशिस्त व बर्खास्त की जुड़ाव चीज़ें और जेवरात सभी कुछ था। चारों तरफ ज़रो जवाहिर बिखरे पड़े थे। दीवारों, कोनों खुदरों और फर्श पर उनके ढेर लगे हुए थे। प्रोफेसर शहबाज और प्रोफेसर समद बुखारी ये सब कुछ देखकर सकते में रह गए। फिर उनकी फितरी सलाहियत ऊद कर आई और वो इन जेवरात की मदद से तारीख की गुमशुदा कड़ियाँ जोड़ने बैठ गए। अलबत्ता रोशी अपने हवास पर पूरी तरह काबू नहीं पा सकी थी। जब मकबरे का अंदरूनी दरवाज़ा खुला था तो वो बाप के पीछे खड़ी थी और उस दम उसे वहाँ से भाग निकलने का शदीद एहसास हुआ, जैसे उससे कोई कुछ कहना चाह रहा हो और वो इन अल्फाज को सुनना नहीं चाहती थी। किसी शदीद खतरे का एहसास उसके जहन पर छा गया और इसके सिवा कोई चारा नजर न आता था कि वो लोग इन चीज़ों की तरफ पीठ किए हुए फौरन इस जगह से निकल जाएं। ताहम बाप की तरबियत निहायत पुख्ता थी और वो अपने हवास को काबू में करके भाग निकलने की ख्वाहिश को दबा गई। इस रोशनी में जो इस मकबरे में शायद सदियों के बाद गई थी, वो बड़ी बेचैनी से वहीं खड़ी हुई अंदर फैली हुई बेनाम बू को, मिट्टी की तबीस तह को और पुरअसरार सुकूत को बर्दाश्त करती रही और उसे ख्याल आ रहा था कि वो इन अजियतनाक लम्हात को ज़िंदगी भर ना भुला सकेगी। और मज़ीद ये कि इन मकबरों में दाखिल होने वाले
अपने साथ कोई ऐसा मरज लेकर लौटेंगे जो लाइलाज होगा। जो जो वक्त गुजरता जा रहा था उसका खौफ बढ़ता जा रहा था। तीनों आदमी बड़े इन्हिमाक से अशिया की फहरिस्त तैयार कर रहे थे, लेकिन रोशी इस तरह की यकसुई से कोसों दूर थी। शदीद गर्मी में भी वो अपने जिस्म में कपकपाहट महसूस कर रही थी। उसे यूं लग रहा था जैसे सूरज की तपिश या मम्मी का इंतकाम उसे जलाकर खाकस्तर कर देगा और उसकी राख सहरा के बगोलों के साथ उड़ा देगा। उसने बड़ी हिम्मत करके अपने बाप से कहा कि वो इस जगह से निकल चले, लेकिन उसने देखा कि प्रोफेसर शहबाज को उसकी इस बात से मायूसी हुई थी। उसे अपनी लड़की पर हमेशा से भरपूर एतमाद रहा था और उसने उसकी सलाहियतों पर तकिया कर रखा था। वो उसकी ज़हीन और फतीन शागिर्द थी और अब एक परेशान हाल सी औरत बनकर उसके सामने खड़ी थी। शहबाज ने उसे वहां से हटा दिया और जाकर उस गार में बैठने को कहा जिसे आर्जी हेडक्वार्टर बनाया गया था। उसी जगह उनका रिकॉर्ड रखा था और रोशी बड़ी उम्दगी से उसे संभाल सकती थी। चुनांचे वो फाइलों और कागजों को दुरुस्त करने लगी। शुरू में जब खुदाई जारी थी तो उसे ये जगह बड़ी रोमांटिक लगी थी और अब मकबरा खुल जाने के बाद उसे काटने को दौड़ रही थी। कुछ देर बाद अली असगर मट्टी में अटे हुए हाथ पांव धोकर उसके पास आया तो रोशी ने उससे पूछा कि वक्त क्या हुआ है। यह सवाल वो उससे कई बार पूछ चुकी थी। अली असगर ने एक मसनूई ठंडी आह भर के जेब से घड़ी निकाली और बताया, पिछले वक्त से ठीक 10 मिनट ऊपर हुए हैं। माफ करना, रोशी झेंप कर बोली और बात बनाने के लिए कहने लगी कि उसका बाप और समद बुखारी अभी तक लौटे क्यों नहीं है। हो सकता है प्रोफेसर के हाथ कोई चीज लगी हो, अली असगर ने सरसरी तौर पर कहा। हाँ, वो काम में खोए हुए होंगे, रोशी ने कहा और हंस पड़ी। वो दिल खोल कर हंसना चाहती थी, माहौल को फिर उसी लतीफ शगुफ्ता रंग में देखना चाहती थी। गुज़िश्ता 12 महीनों में एक साथ मिलकर काम करते हुए उन्हें अब ये बात तयशुदा लगती थी कि वो एक दूसरे के लिए पैदा हुए हैं। रोशी को मालूम था कि अली और उसकी शादी से उसके बाप को बेहद खुशी होगी और अंकल समद की तरफ से भी मुबारकबाद मिलेगी। उसे अली बहुत पसंद था। दोनों की तबीयतें मिलती थीं और ज़िंदगी गुजारने के बारे में उनके ख्यालात यकसा थे। अली पर एतबार किया जा सकता था, उसमें तख्लीकी सलाहियतें थीं, उसका साथ दिल में उमंगे और वलवले पैदा कर सकता था और एक दिन शोहरत उसके कदम चूमेगी उसे पूरा यकीन था। गार से बाहर अचानक धूल उड़ने लगी और मुकामी लोगों की बात करने की आवाज़ आई जिसे प्रोफेसर समद की आवाज़ ने बंद करा दिया। दूसरे ही लम्हे वो गार में दाखिल हो रहा था। वो कुछ शकिस्ता सा, बेदम सा दिखाई देता था और उसके चेहरे पर उदासी देखकर रोशी चौंकी और उसके करीब आने से पहले उठ खड़ी हुई। रोशी, मेरी बेटी। प्रोफेसर समद ने कुछ कहना चाहा। मेरे अब्बू कहाँ हैं? रोशी जल्दी से बोली। प्रोफेसर समद एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। उस वक्त नासिर जमाल, जो हुकूमत मिस्र का नुमाइंदा था और काम के आगाज से उन लोगों के साथ था, अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे 2 कुली स्ट्रेचर उठाए हुए आए। रोशी को स्ट्रेचर पर पड़े हुए शख्स का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। उसे ये देखने की जरूरत भी नहीं थी, वो जान चुकी थी। दोनों कुली गार के वस्त में पहुंचकर रुक गए और जैसे पहले से तयशुदा हो उन्होंने स्ट्रेचर को जमीन पर पटक दिया। प्रोफेसर शहबाज के चेहरे पर पड़ा हुआ कपड़ा हट गया। अली ने आगे बढ़कर सामने वाले कुली के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा कि वो लड़खड़ा कर पीछे हट गया और जमीन पर गिर पड़ा। अली, बुखारी ने उसका बाजू थाम कर कहा, इसने जानबूझकर स्ट्रेचर को गिराया है, मैंने खुद देखा है। अली ने गुस्से से आग बबूला होकर कहा। नासिर जमाल आगे बढ़कर कहने लगा, आपको गलत फहमी हुई है, मरने वालों की बेहुरमती हमारा शेवा नहीं है। मैं तुम्हारे सारे तौर तरीके जानता हूँ अली गर्जा। हालिया चंद महीनों में मैंने इनके कई मुजाहरे देखे हैं। हमारे स्टोर से चीजों की चोरी, हमारे मजदूरों को काम छोड़ने पर उकसाना, इसका पारा चढ़ता गया। पहले तुम हमारे ममनून थे, हमारे पास खर्च करने के लिए पैसा था और तुम अपने हाथ रंग कर खुश थे। फिर हमने रागशेफ का मकबरा दरियाफ्त कर लिया और तुमने उस पर एक नजर डालते ही उस पर कब्जा करने का फैसला कर लिया। और अब उसने प्रोफेसर की लाश की तरफ देखते हुए कहा, तुमने प्रोफेसर के साथ ये किया, तुम हमें खौफजदा करके यहाँ से भगाना चाहते हो, यही बात है ना? ऐसे इल्जामात लगाने की आपको जुर्रत कैसे हुई? मेरी हुकूमत और मैंने आप लोगों से हर मुमकिन ताउन किया है। नासिर जमाली ने तुर्की ब तुर्की कहा, तुमने हमें कोई सहूलत नहीं पहुंचाई। अली बोला, हजरात, समद बुखारी ने मुदाखलत की। प्रोफेसर की याद को ताज़ा रखने का ये कोई तरीका नहीं। उसने कुलियों को स्ट्रेचर उठाने का इशारा किया और वो सहमी नज़रों से अली को देखते हुए स्ट्रेचर उठाकर गारों के अंदरूनी हिस्से में ले गए। इस तमाम अरसे में रोशी बुद्ध बनी खड़ी रही। मैं आपसे मुतालबा करता हूँ कि अपने अल्फाज वापस लें, नासिर जमाली ने कहा। हम कल अपना कैंप उठा रहे हैं, प्रोफेसर समद बुखारी ने फैसला कुन लहजे में कहा। हम काहिरा वापस जा रहे हैं। तो वो नासिर जमाली की तरफ घूमकर उससे बोला, लेकिन अभी यहाँ आपका काम खत्म नहीं हुआ। नवादरात और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम बाकी काम शहर जाकर करेंगे, समद बुखारी ने जवाब दिया। अली गुर्रा कर बोला, ऐसा लगता है तुम्हारे हरबे कारगर हुए हैं नासिर जमाली। हम अपना बोरिया बिस्तर समेटेंगे और भाग खड़े होंगे। तुम भाग कर नहीं जा सकते, नासिर जमाली ने ज़ेरे लब कहा। उसकी आवाज़ कहीं दूर से आती हुई महसूस हुई।
मम्मी के मकबरे के अजाब से छुटकारा मुमकिन नहीं है। एक सर्द लहर रोशी के रगो पै में दौड़ गई। वो वाहिमा बिजली की तरह उसके जहन में कूद गया जो मुतअद्दिद लोगों की जबान पर था। फिर आयना मिस्ट ने अपनी कब्रों को अंदर से मोम, लाख या किसी धात के जरिए नहीं बल्कि अपनी तबाहकुन दायमी पोशीदा ताकत से बंद कर रखा है। यही बात उसने मकबरे में दाखिल होते वक्त महसूस की थी। बकवास मत करो नासिर जमाली, अली ने उसे डांटा। मौत हमारा मुकद्दर बन चुकी है। नासिर जमाली ने सर यूं झुका लिया जैसे दुआ मांग रहा। मैं भी आपके साथ शामिल हूँ क्योंकि मैं आपके साथ मुलव्विस रहा। क्या तुम समझते हो कि इन किस्से कहानियों से मेरी आंखों में धूल झोंकोगे तो ये धूल नहीं है जिसने आपको देखने से महरूम कर रखा है, बल्कि इसकी वजह आपका अंधापन है, अली असगर ने धीमी आवाज़ में कहा। फिर बोला, पर आशीफ का मकबरा कोई अजाब नहीं दे सकता जमाली। इसमें एक बादशाह की हड्डियों और उसके साजो सामान के सिवा कुछ नहीं है। इस दरियाफ्त से फ़ायदा ही पहुंच सकता है, नुकसान नहीं। रोशी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बाप की लाश के पास आ गई और उस पर झुक गई। फिर उसने एक भयानक चीख मार दी। प्रोफेसर शहबाज का एक बाजू स्ट्रेचर पर फैला हुआ था, दूसरा बाजू उसके सीने पर था और लाश के करीब ही एक कटा हुआ बाजू और खंजर जिस पर खून जम गया था करीब करीब पड़े हुए थे। रोशी की चीख सुनकर समद बुखारी दौड़कर उसके पास गया और उसे पीछे से थाम लिया। अली भी लपक कर आ गया और स्टेशन पर नजर पड़ते ही बोला, हम जितनी जल्दी यहाँ से निकल जाएं बेहतर है। वो हफ्ता बड़ी उजलत से उन्होंने रुखसत की तैयारी में गुजारा। जल्दी जल्दी सामान की फहरिस्त मुकम्मल की, हर चीज़ को चेक किया, मकबरे का नक्शा बनाया, नवादरात का मेले वकू नोट किया और जगहों की पैमाइश की ताकि मुस्तकबिल में कोई ये ना कहे कि एयर ट्रेडर्स ने इस खुदाई का काम जदीद और साइंटिफिक तरीक़ों से नहीं किया था। लकड़ी की बड़ी बड़ी पट्टियाँ पहले ही कायरा से मंगवाई गई थी और जमाली अपनी हुकूमत और कायरा म्यूज़ियम के हुक्काम से रवानगी के लिए भाग दौड़ कर राब्ता कायम करता रहा। उसके बारे में अली का शुबा अब कुछ हल्का पड़ता जा रहा था। वो बड़ी तुंदही से उनकी रवानगी में मदद कर रहा था। शायद इसकी वजह यह होगी कि वो जल्द अज जल्द उनकी पुश्त देखना चाहता था। एक मरतबा कायरा से वापसी पर वो अपने साथ म्यूज़ियम के दूसरे मुलाजिम ले आया जो इतनी उजलत से साथ लाए जाने पर बड़बड़ा रहे थे, लेकिन मकबरे की अशिया देखते ही उनकी बड़बड़ाहट ख़त्म हो गई। उन्होंने बिला ताख़ीर म्यूज़ियम की तरफ से उनके लिए 1,00,000 पाउंड की पेशकश कर दी। ये इतनी बड़ी रकम थी कि खुदाई के सारे अखराजात भी पूरे हो जाते और फर्म को खासा मुनाफा भी होता। इस गिरा बहा पेशकश से समद बुखारी खुश हो गया और जॉन ने भी उससे इत्तफाक किया। अलबत्ता उसने याद दिलाया कि सौदा करने का इख्तियार सिर्फ प्रिंस अली रज़ा को है। आप प्रिंस अली रज़ा को आमादा कर लें, जमाली ने मुल्तजी लहजे में कहा है। फिर ये नवादरात यहीं रहेंगे, हमारे मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। मेरे ख्याल में मुनासिब यही है कि तुम्हारे म्यूज़ियम में उनकी नुमाइश की जाए, प्रोफेसर समद बुखारी ने कहा। हाशमी ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, अगर ऐसा हो जाए तो अजाब दूर हो जाएगा। अली के माथे पर बल पड़ गए। उसने चाहा कि जमाली की असल नीयत का पता चलाए, लेकिन बुखारी ने आँख के इशारे से मना कर दिया। हफ्ते के आखिरी 2 रोज़ अशिया चेक करने और उन्हें मकबरे से निकलवाने में गुजरे और अली खुश था कि सारे नवादरात बहिफाजत मैदान में पहुंचा दिए गए थे और कुलियों ने कोई तोड़फोड़ नहीं की थी। अली ने फहरिस्त को आखिरी मरतबा चेक किया और उसे रोशी के हवाले कर दिया कि संभाल के रख ले। वो बुखारी के साथ खुशगपियाँ कर रहा था कि जमाली ने आकर प्रिंस अली रज़ा की आमद की इत्तला दी। बुखारी और अली उसकी गैर मुतवक्का आमद पर हैरान रह गए। चलो अच्छा है, उसके सामने सारा काम हो जाएगा, बुखारी ने बिलाखिर कहा। वो गार में आपका इंतज़ार कर रहे हैं, नासिर जमाली ने कहा। और वो दोनों प्रिंस अली रज़ा से मिलने गए तो रोशी पहले ही वहाँ पहुँच चुकी थी। तुम्हारे लिए मैं एक छोटा सा तोहफा लाया। जब वो गार में दाखिल हुए तो प्रिंस रोशी से कह रहा था और उसका तोहफा मिठाई की सूरत में था। रोशी ने मिठाई का एक टुकड़ा उठाकर मुंह में रखा। इसी असना में प्रोफेसर बुखारी और अली असगर गार में दाखिल हो गए। प्रिंस अली रज़ा ने उन दोनों को आते देखकर कहा, आप भी शौक फरमाए हजरात। प्रोफेसर समद बुखारी ने मिठाई का टुकड़ा चखा और फिर तौसीफ में सर हिलाने लगा। मैं तुम्हें एक शानदार खबर सुनाना चाहता हूँ मिस्टर अली रज़ा, समद बुखारी ने कहा। वो क्या? अली रज़ा ने चौंक कर पूछा। मुझे यकीन है कि यह खबर तुम्हारे लिए निहायत दिलखुशकुन होगी। नासिर जमाली हमारे नवादरात के लिए काहिरा म्यूज़ियम से बड़ी ज़बरदस्त रकम की पेशकश लाया है। इतनी बड़ी रकम है कि इससे हमारे सारे अखराजात पूरे हो जाएंगे और उसके बाद भी आपको ज़बरदस्त मुनाफा होगा। खूब, बहुत खूब। ये रकम कितनी है? 1,00,000 पाउंड, प्रोफेसर समद बुखारी ने जवाब दिया और प्रिंस अली रज़ा का फलक शगाफ कह कहा गार में गूंज उठा। 1,00,000 पाउंड? तुम्हारा दिमाग चल गया है क्या? उसने अपनी हंसी रोक कर कहा। प्रोफेसर बुखारी के चेहरे पर तनाव आ गया। वह ऐसी तर्ज गुफ्तगू का आदी नहीं था। उसके होंठ कुछ कहने के लिए कपकपाए, लेकिन फिर वो रुक गया।
वो प्रिंस अली रज़ा से कुछ सुनना चाहता था। मैं तुम्हें बताता हूँ समद बुखारी, प्रिंस अली रज़ा ने शगुफ्तगी से कहा। मैं सारी दुनिया में घूम फिर कर इस मम्मी और नवाजरात की नुमाइश करूंगा और इससे आमदनी 1 लाख पाउंड से ज्यादा ही होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते। बेहतर यह है कि आप ये मम्मी और नवाजरात यही अजायब खाने में जमा करवा दें। नासिर जमाली ने गुर्रा कर कहा। नहीं कर सकते से क्या मुराद है तुम्हारी? आइंदा मुझसे बात करनी हो तो पहले गौर करना। मिस्टर नासिर जमाली, सुन लिया? प्रिंस अली रज़ा ने सर्द मोदी से कहा। फिर प्रोफेसर बुखारी और अली असगर से कहने लगा, तुम दोनों अगर चाहो तो मेरे साथ शामिल हो जाओ और फिर देखोगे मैं पैसा कैसे कमाता हूँ। लेकिन ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, बुखारी ने गला साफ करके कहा। यकीनन नहीं हुआ। इतनी अहम और तारीखी चीजों का आम शो नहीं दिखाया जा सकता, समद बुखारी ने कहा। हाँ, ये मुकद्दसात की बेहुरमती है, नासिर जमाली एहतजाजन चीखा। मिस्टर नासिर जमाली, दौलत कमाने से किसी की कोई बेहुरमती नहीं होती, प्रिंस अली रज़ा डटाई से बोला। अगर आपका संजीदगी से यही इरादा है तब इस सिलसिले में मैं अपने आला हुकाम से बात करने पर मजबूर हूँ, नासिर जमाली ने कहा। तुम्हारा जो दिल चाहे वो कर सकते हो, मैंने तुम्हें मना तो नहीं किया, प्रिंस अली रज़ा ने जवाब दिया और नासिर जमाली उसे घूरने लगा। फिर वो प्रोफेसर समद बुखारी की तरफ मुड़ा। प्रोफेसर बुखारी, मुझे यकीन है कि आपका वक़ार और ज़ौक़ आपको इस तरह का कोई काम करने की इजाज़त नहीं देगा, उसने कहा। मिस्टर नासिर, प्रोफेसर बुखारी मेरी फर्म के लिए काम कर रहे हैं, प्रिंस अली रज़ा ने तंबीहन कहा। ठीक है, नासिर जमाली ने मायूसी से सर हिलाया और सर झुकाकर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, मुझे चंद इक़दामात करने पड़ेंगे और इनके लिए मैं माफ़ी का खास्तकार हूँ। उसके जाने के बाद प्रिंस अली रज़ा ने गुर्रा कर कहा, ये सब एक ही जैसे होते हैं, हमेशा किसी न किसी चक्कर में रहते हैं। वो जो चाहते हैं करने दो, आओ हम तफसीलात तय कर लें। कैसी तफसीलात? बुखारी ने पूछा। अपनी नवाजरात की नुमाइश के सिलसिले में मैंने सोचा है कि हम सबसे पहले लंदन चलेंगे। क्या तुम संजीदा हो प्रिंस? हाँ, प्रिंस अली रज़ा ने इत्मीनान से कहा। मैं इन चीज़ों को एक छोटे से शहर के म्यूजियम में रखवाने की बजाय दुनिया भर में इनकी नुमाइश करना चाहता हूँ। नहीं प्रिंस रज़ा, यह मुमकिन नहीं है, और अगर तुम अपनी इस बचकाना ख्वाहिश पर मुसिर हो तो मेरे पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि मैं अपनी इन जिम्मेदारियों से सुबकदोश हो जाऊं। मैं इस काम में शरीक नहीं हो सकता, प्रोफेसर बुखारी ने सख्त लहजे में जवाब दिया। थोड़ी देर के लिए गार में सुकूत छा गया। प्रिंस अली रज़ा कुछ देर तक जुम्बिश किए बगैर बैठा रहा। फिर वो अली असगर को देखने लगा। मान प्रिंस ने कहा, मिस्टर अली असगर, क्या तुम मेरा साथ देना पसंद करोगे? अली असगर सटपटा गया। शोहरत, दौलत और नुमाया मुकाम, सारी चीज़ें जहन में आ गई। फिर उसकी नज़र प्रोफेसर बुखारी की तरफ उठी। उसने अपने जहन में आई हुई सारी बातें झटक डाली। प्रोफेसर बुखारी उसका उस्ताद था। उसने रुक कर कहा, जहाँ तक मेरा ख्याल है प्रोफेसर बुखारी बदस्तूर इंचार्ज है। प्रोफेसर बुखारी तो हमें छोड़ रहे हैं अली असगर, प्रिंस अली रज़ा ने कहा। प्रोफेसर बुखारी तेजी से मुड़कर बोला, ये ठीक है अली, तुमने प्रिंस अली रज़ा की बात भी सुन ली और मेरी भी। मैं इस्तीफा दे चुका हूँ। लेकिन सर, नहीं अली, मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि तुम अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए प्रिंस की पेशकश कबूल कर लो। लेकिन अगर आप ऐसा समझते हैं तो अपने फैसले पर क्यों अड़े हुए हैं? अली असगर ने पूछा। बस मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है, अलबत्ता तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे रास्ते में हायल नहीं होगा। अली असगर ने मशवरा तलब नज़रों से रोशी की तरफ देखा और रोशी ने सर हिला दिया। आज रात खाना तुम लोग मेरे साथ खाओ, प्रिंस ने इस गुमगू की कैफियत को ख़त्म करने के लिए कहा। अली असगर और रोशी प्रिंस के साथ जिस जगह खाना खाने गए वो करीबी बस्ती में एक छोटा सा होटल था। खाना भी बस ठीक ठाक था। खाने के दौरान उसने अचानक अली असगर से पूछा, तुमने मेरे साथ रहने के बारे में क्या फैसला किया है? मैं आपके साथ हूँ प्रिंस। अल्फाज खुद ब खुद ही अली असगर के होंठों से फिसल गए। मुझे बड़ी खुशी हुई मिस्टर अली, रोशी ने भी बेसाख्ता कहा। फिर वो मुस्तकबिल के बारे में बातें करने लगे। कुछ देर बाद एक आदमी भीड़ भाड़ में से रास्ता बनाता हुआ अली असगर के पास आया और उससे कहने लगा, सर आपको आपका मालिक बुला रहा है, उसने कहा है जल्दी से आ जा। ओह, क्या प्रोफेसर बुखारी ने? अली ने पूछा। जी हाँ जनाब, उस शख्स ने जवाब दिया और अली पुरख्याल निगाहों से प्रिंस रज़ा को देखने लगा। फिर बोला, मेरा ख्याल है कि कोई अहम बात होगी प्रिंस, वरना वो हमें हरगिज़ ना बुलाते हैं। माफ़ कीजिए, हम अभी आते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ अली, प्रिंस ने कहा। गार में पहुंचकर उन्हें एक नज़र में यह एहसास हो गया कि कोई ख़ास बात हो गई है। क्या बात है प्रोफेसर? प्रिंस ने पूछा। यहाँ कुछ लोग आए थे, मुझे यूँ महसूस होता है जैसे कुछ लोगों ने यहाँ खासी थमा चौकड़ी मचाई हो। तमाम चीज़ें अपनी जगह से हटी हुई हैं और हाँ और क्या, एक लाश भी मौजूद है, लेकिन यहाँ से कुछ फासले पर। ओह, किसकी लाश है? प्रेस ने खौफजदा अंदाज में पूछा। शायद कुली की, मेरा मतलब है उस शख्स की जिसे हमने यहाँ पहरे पर मामूर किया था। कहाँ है उसकी लाश? प्रेस ने सवाल किया और अली असगर के इशारे पर वो लोग वहाँ से आगे बढ़ गए। गार से कुछ फासले पर एक शख्स औंधे मुंह रेत पर पड़ा हुआ था। उसके सीने में घुसे हुए खंजर का फल उसकी पुश्त से बाहर निकला हुआ था और वहाँ खून के कुछ कतरात जमे हुए थे।
अली रज़ा ने बोझल निगाहों से उसे देखा और पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाते हुए वापस गार की जानिब चल पड़ा। तुम्हें अच्छी तरह यकीन है कि गार से कोई चीज़ गायब नहीं हुई? हाँ, बज़ाहिर तो ऐसा ही महसूस होता है, लेकिन गार में तलाशी लेने वाले क्या चाहते थे? हम इसके बजाय इस बात पर क्यों नहीं गौर करें कि इस अजीम नवादरात के ज़ख़ीरे में हमारे अलावा कोई और भी भरपूर दिलचस्पी ले रहा है? सब लोग पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगे थे। रात का वक्त था। तारीक समंदर पुरसकून सहरा की मानंद बेकरार नजर आता था, लेकिन उसकी सतह से हवा के ठंडे ठंडे लतीफ झोंके उठ उठ कर जहाज के अर्शे पर फैल रहे थे। रोशी महसूस कर रही थी जैसे वो ताहयात इस तरह जहाज की रेलिंग पर झुकी रहेगी और नीचे गहरे पानी की सरगोशियां सुनती रहेगी। दूर से ऑर्केस्ट्रा की मध्यम ख्वाबनाक आवाज आ रही थी। अर्शे पर सुकूत फैला हुआ था। दफतन उसे अपने करीब ही कदमों की चाप सुनाई दी और फिर अली असगर की आवाज़ उभरी। कितनी हसीन रात है, तुम्हारा क्या ख्याल है रोशी? रोशी को एक लम्हे के लिए इम्बिसात का एहसास हुआ। वो उसकी कुर्बत की खुशबू से बहुत मशहूर हो जाती थी। अली असगर उसके नज़दीक ही खड़ा हो गया और रोशी की ख्वाबनाक आंखें उसकी जानिब उठ गईं। मुझे यहाँ इस माहौल में, इस पुरसुकून और हसीन माहौल में एक कमी महसूस हो रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि ये कमी पूरी हो जाए। वो कमी यकीनन तुम्हारी ही थी अली असगर। शुक्रिया रोशी, मैं अपनी किस्मत पर नाज़ा हूँ। क्या तुम यकीन करोगी, मुझे भी नीचे एक शदीद सी बेचैनी का एहसास हो रहा था। अली असगर ने कहा और दोनों हंस पड़े। मुझे केबिन में पड़ी हुई मम्मी का ख्याल आ रहा है। चंद लम्हात के बाद रोशी ने कहा, उसकी फिक्र क्यों करती हो? उसे बड़ी हिफाजत से बंद किया गया है। अली असगर ने उसे इत्मीनान दिलाया। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि इतने में एक हयूला उनकी तरफ आता दिखाई दिया। उसके कदमों में डगमगाहट थी, लेकिन जब वो करीब आया तो उन्होंने उसे पहचान लिया। वो समद बुखारी था। क्या हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है? समद बुखारी की लड़खड़ाई हुई आवाज़ सुनाई दी और वो दोनों चौंक कर उसे देखने लगे। आम हालात में समद बुखारी होश व हवास में रहने वाला आदमी था, लेकिन इस वक्त उसकी ज़बान की लड़खड़ाहट बता रही थी कि उसने बेतहाशा पी ली है। वो मुतहय्यराना निगाहों से उसे देखने लगे। मैं तुम लोगों को इस हसीन और पुरसुकून रात की मुबारकबाद देता हूँ, समद बुखारी ने कहा और वहाँ से आगे बढ़ गया। ये क्या हो गया? समद बुखारी तो पीने के आदी नहीं थे। मुझे खुद हैरत है, लेकिन बहुत से मामलात ऐसे हो रहे हैं जिनसे हम पहले कभी रोशनास नहीं हुए थे। तुम मिस्र के पुरअसरार माहौल से मुतासिर नहीं हो अली असगर? मिस्र मेरा पसंदीदा तरीन मौजू रहा है। अमर अमीन और फिरायना के मकबरे हमेशा मेरे लिए पुरअसरार और दिलकश रहे हैं। यहाँ कुछ भी हो सकता है, अली असगर ने जवाब दिया। रोशी पानी की तरफ देखने लगी। उसे अपने बाप की मौत का सख्त सदमा था, लेकिन बहर तौर वो अपने आप को संभाले हुए थी। ताज्जुब की बात यह थी कि प्रोफेसर बुखारी शराब के नशे में नजर आया था। वैसे अली रज़ा ने उसके साथ जो सलूक किया था, मुमकिन है इसका उस पर शदीद रद्द-ए-अमल हुआ हो। इससे बड़ा सदमा मिस्र की हुकूमत की तरफ से मिला था। समद बुखारी को हुकूमत मिस्र की तरफ से हुक्म मिला था कि वो आइंदा इस सरजमीन पर कदम न रखे, और अगर उसने ऐसा किया तो उसे शदीद नताइज का सामना करना पड़ेगा। अभी वो खामोश खड़े ख्यालात में डूबे हुए थे कि दफतन एक दिलखराश चीख सुनाई दी और फिर यूं लगा जैसे किसी को चीखने से रोक दिया गया हो। ये चीख अगर उनका वहम नहीं था तो प्रोफेसर बुखारी ही की थी। अली असगर उछल पड़ा। तुम यहीं रुको रोशी, मैं देखता हूँ, उसने कहा और उस दरवाजे की तरफ दौड़ा जो दो केबिनों के दरमियान राहदारी में खुलता था। रोशी ने लम्हा भर तवक्कुफ किया और फिर खुद भी उसी तरफ दौड़ पड़ी। शायद किसी और ने चीख नहीं सुनी थी, क्योंकि अतराफ का माहौल बदस्तूर पुरसुकून था और कहीं हलचल नहीं थी। अर्शे पर सिर्फ एक लंबा तिरंगा आदमी टहल रहा था। रोशी जब दरवाजे के करीब पहुंची तो एक शख्स तेजी से बाहर निकला और उससे टकरा गया। उसने गिरने से बचने के लिए उस शख्स का बाजू पकड़ लिया और दूसरे लम्हे उसकी आंखों के सामने खंजर की धार चमकी। रोशी ने घबराकर उसका बाजू छोड़ दिया और साथ ही लड़खड़ाकर करीब पड़ी हुई एक कुर्सी पर गिर गई। वो शख्स खंजर बुलंद करके उस पर झपटा। उसी वक्त एक धमक सी हुई। अर्शे पर टहलने वाला अजनबी हमलावर के पेट पर दो जोरदार घूंसे लगा चुका था। वो चारों शाने चित गिर पड़ा, लेकिन फौरन ही उठ खड़ा हुआ और लंबे तड़ंगे शख्स से गुत्थम गुत्था हो गया। दोनों लड़ते हुए अर्शे के वस्त में पहुंच गए थे। अंधेरे में ये मालूम करना मुश्किल था कि किसका पल्ला भारी है। दफातन रोशी पर हमलावर होने वाला शख्स चकराता हुआ जहाज की रेलिंग पर जा गिरा और फिर उसके बाद समंदर में। रोशी को इस मुसीबत से निजात दिलाने वाला अपना लिबास ठीक करते हुए आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके पास पहुंच गया। दरवाजे से आने वाली रोशनी में पहली बार उसका चेहरा देखा। उसे नौजवान नहीं कहा जा सकता था, लेकिन वो दरमियानी उम्र का भी नहीं था। चेहरा कुछ अजीब सा था। रोशी उससे खासी मरूब हुई। उसने रोशी के सामने गर्दन खम करके कहा, सॉरी डियर, उसने तुम पर दहशत तारी कर दी थी। पता नहीं वो कौन था और क्या चाहता था, रोशी बोली और फिर एक झटके से उठ खड़ी हुई। अली असगर कहाँ है? इन अल्फाज के साथ ही वो राहदारी में दौड़ पड़ी। प्रोफेसर बुखारी का केबिन 6 नंबर पर था। उसका दरवाजा चौपट खुला हुआ था और उसकी दहलीज पर अली असगर औंधे मुंह पड़ा हुआ था। जब वो अली असगर के पास पहुंची तो वो कराहता हुआ उठने की कोशिश करने लगा। रोशी ने उसे सहारा देकर उठाया।
अली असगर ने अधखुली आंखों से उसे देखा और हाथ से केबिन की तरफ इशारा किया। अंदर प्रोफेसर बुखारी भी इसी अंदाज में उठने की कोशिश कर रहा था। उसने दोनों हाथों से सर को थाम रखा था। तब रोशी ने बेकरारी से पूछा, अरे क्या हुआ, क्या हुआ? एक आदमी ने पहले प्रोफेसर बुखारी पर और फिर मुझ पर हमला कर दिया, अली असगर ने सर की तरफ इशारा करके कहा। प्रोफेसर बुखारी बवक्त तमाम उठकर खड़ा हुआ और आहिस्ता से चलता हुआ केबिन में बनी हुई अलमारी के पास पहुंच गया। उसमें से बोतल निकाली और उसे अली असगर की तरफ करके हिलाया। अली असगर ने नफी में सर हिला दिया। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ बेटे, पुष्ट से आवाज़ सुनाई दी। वही लंबा तड़ंगा अजनबी सामने खड़ा हुआ था। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ जनाब। अली असगर, ये साहब मेरे ऊपर एहसान कर चुके हैं, मगर अफसोस मैं इनका नाम नहीं जानती। तुम लोग मुझे सलामा कह सकते हो, अजनबी ने बताया। अली असगर ने उठकर उससे हाथ मिलाया। प्रोफेसर बुखारी इन तमाम बातों से बेनियाज बिस्तर में बैठा गटागट पी रहा था। कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा आप लोगों को? सलामा ने पूछा। नुकसान? यहाँ नुकसान की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है, प्रोफेसर बुखारी ने अपनी जेबें बजाते हुए कहा। दफतन अली असगर ने बेचैनी से पहलू बदला। इस सवाल से उसे नवादरात का ख्याल आ गया था। उसके केबिन में मम्मी और नवादरात रखे हुए थे। कहीं उसके केबिन पर भी तो कोई कोशिश नहीं की गई, रोशी ने कहा। लेकिन हम इसे इत्तफाक नहीं कह सकते। यकीनन प्रोफेसर बुखारी पर हमला करने की कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी। मिस्टर सलामा, मैं आपको बताऊं कि दरअसल हम लोग... नहीं, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों की शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी है। अलबत्ता प्रोफेसर बुखारी ने कोई कीमती चीज़ अपने केबिन में नहीं रखी होगी, वरना ये लोग नुकसान कर जाते। आपका ख्याल दुरुस्त है। नवादरात जहाज़ के सामान के कमरे में ज़बरदस्त पहरे में है। अली असगर ने साफ झूठ बोला था। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है नौजवान दोस्त? किस सिलसिले में? मेरा मतलब है कि अब तुम इन नवादरात का क्या करोगे? हम इन चीज़ों को लंदन ले जा रहे हैं। हमारे मालिक मिस्टर अली रज़ा उनकी नुमाइश की इब्तिदा लंदन से करना चाहते हैं, अली असगर ने जवाब दिया। लंदन? वाह खूब। तुम वहाँ कहाँ ठहरोगे? सलामा ने दूसरा सवाल किया। रोशी ने महसूस किया कि अली असगर सलामा से जान छुड़ाना चाह रहा है, और ये ठीक भी था। वो अपने केबिन में जाकर चीज़ों की जांच पड़ताल करना चाहता था, कहीं कोई चीज़ चोरी तो नहीं हुई। इसके बाद आराम करना ज़रूरी था। इसके लिए रोशी ने अली असगर की मुश्किल हल करते हुए दरवाजे का रुख किया तो दोनों आदमी भी उसके पीछे चल पड़े। वहाँ मिस्टर अली रज़ा ने किसी होटल में कमरे बुक कराए हैं। हम लोग वहाँ क़याम करेंगे। ओह, होटल ज़्यादा बेहतर नहीं होते, सलामा कहने लगा। उस वक्त रोशी ने पलटकर उसकी तरफ देखा। अली असगर के माथे पर भी बल पड़ गए थे। उसे इस अजनबी की ये बेतकल्लुफ़ी कुछ चुभ सी रही थी। उसने बज़ाहिर खुद को ठंडा करते हुए कहा, अली रज़ा जिसका नाम है, वो इस किस्म के बहुत से नवादरात की नुमाइश दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में करवा चुका है, और वो जानता है कि किस तरह कौन सा काम बेहतर होता है। इसके बावजूद अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें एक पेशकश कर सकता हूँ। मेरा अक्सर लंदन में क़याम रहता है। चूँकि मैं एक कारोबारी आदमी हूँ और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में मेरा कारोबार फैला हुआ है, लंदन में भी मेरे पास एक खूबसूरत मकान है। अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारा मेज़बान बनने की पेशकश कर सकता हूँ। रोशी ने देखा कि अली असगर इस पेशकश से चौंक सा पड़ा था। जाहिर है सलामा से उन लोगों का ताल्लुक ही क्या था। इस दावत का कोई माकूल जवाज़ नहीं था, लेकिन ना जाने क्यों रोशी के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि इस पेशकश को कबूल कर लिया जाए। वो जानती थी कि यह अजीब बात है, लेकिन सलामा की आंखों में एक मुक़नातीसी क़ुव्वत थी जो रोशी को ऐसा सोचने पर मजबूर कर रही थी। सॉरी मिस्टर सलामा, मेरा ख्याल है हमारे दोस्त प्रिंस अली रज़ा इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। कोई बात नहीं। वैसे मेरे दिल में यह ख्वाहिश रही है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आर्ट की खिदमत में सर्फ करूँ, लेकिन आसार कदीमा का मामला आर्ट नहीं, साइंस से ताल्लुक़ रखता है, अली असगर ने पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। मुझे ये सुनकर हैरत हुई, सलामा बोला। क्या नवादरात जो ज़मीन में से बरामद होते हैं उनका ताल्लुक़ आर्ट से नहीं है, या फिर इन्हें हम साइंस से मुताल्लिक़ करार देते हैं? या अगर तुम दोनों मेरे साथ चलो तो मुझे तुमसे बहुत मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर माज़रत ख़्वाह हूँ मिस्टर सलामा, अफसोस हम अपने प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं कर सकते, अली असगर ने माज़रत करते हुए कहा। सलामा ने रोशी की तरफ देखा, लेकिन रोशी कुछ बेताल्लुक़ सी हो गई थी। बहरतौर किसी भी तरह वो अली असगर से हटकर फ़ैसला नहीं कर सकती थी। हालांकि उसका दिल चाह रहा था कि सलामा की बात मान ली जाए। आओ, अगर मुनासिब समझो तो मेरे साथ एक प्याली चाय भी हो, सलामा ने पेशकश की। ओह, इसमें कोई हर्ज नहीं है, रोशी जल्दी से बोल पड़ी, लेकिन अली असगर की तुर्श निगाहों ने उसे देखा और फिर आहिस्ता से बोला, तुम जानती हो रोशी, हमें कुछ और भी काम है। हाँ, अगर तुम चाहो तो खुशी से ये पेशकश कबूल कर सकती हो, उसने कहा और तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गया। रोशी एक लम्हे के लिए हक्का बक्का सी रह गई थी। उसे अंदाजा हो गया था कि अली असगर ने ये बात पसंद नहीं की है, लेकिन बड़ी अजीब सी पोजीशन हो गई थी। वो चूंकि सलामा की पेशकश कबूल कर चुकी थी और अली असगर उसे छोड़कर चला गया था, इसलिए अब यह मुमकिन भी नहीं था कि वो अली असगर के पीछे पीछे लपक जाए। यह इंतहाई बदतहजीबी की बात होती।
चुनांचे वो आहिस्ता कदमों से सलामा के साथ होटल के कैफ़े की जानिब चल पड़ी और अली असगर फुर्ती से अपने केबिन की जानिब चल पड़ा। वो ये अंदाज़ा कर लेना चाहता था कि सारी चीज़ें महफूज हैं या नहीं, लेकिन अपने केबिन में पहुंचकर हर चीज़ का जायज़ा लेने के बाद उसे अंदाज़ा हुआ कि वहाँ सब कुछ चूँ का तू मौजूद है। चुनांचे अब उसके दिल में रोशी का ख्याल आया। उसे तन्हा छोड़कर उसने अच्छा नहीं किया था। चीज़ों की तरफ से तो उसे इत्मीनान हो ही गया था। चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता वो भी कैफ़े की जानिब चल पड़ा। सफ़र के बकिया दिनों में सलामा कुछ इस तरह उनके साथ चिपका रहा कि बिलाखिर वो उसके रवैये से मुतासिर हो गए। वो एक मुनकसिरुल मिजाज शख्स था और इस तरह उन लोगों में घुल मिल गया था जैसे उन्हीं के ख़ानदान का एक फ़र्ज़ हो। अलबत्ता कभी कभी अली असगर के दिल में ये ख्याल पैदा हो जाता था, सलामा की उनसे इतनी ज़्यादा यगानगत क्या मायने रखती है। रोशी से उसने इस बात का तस्करा भी किया हुआ था। उसने कहा कि वो लोगों को इतनी अहमियत क्यों दे रहा है, लेकिन रोशी के पास इस बात का कोई जवाब मौजूद नहीं था। वो सिर्फ यही कह पाई कि सलामा एक पुरखलूस और मुखलिस शख्स है, लेकिन खुद उसके जहन में कभी कभी एक कुलबुलाहट ऐसी पैदा होती थी कि सलामा की आंखों में एक ऐसी कशिश है कि कम से कम वो खुद उसकी किसी बात से इनहराफ नहीं करती। जब वो कोई बात कहता है तो रोशी अपने दिल में महसूस करती है कि वो इस बात को मानने के लिए मजबूर हो गई है। बिला आखिर सफ़र ख़त्म हो गया। जहाज़ लंगर अंदाज हुआ तो अली असगर और दूसरे लोगों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कुछ कानूनी नुक्ते इस किस्म के थे कि उन्हें लंदन में क़याम करने की इजाज़त नहीं मिल सकती थी। ऐसे मौके पर सलामा ही उनके काम आया। उसने तमाम मामलात बड़ी खुशउस्लूबी से तय कर लिए थे, यहाँ तक कि ऐसे मामलात भी जिनमें प्रिंस अली रज़ा मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा था। जबकि सलामा ने इस सिलसिले में कदम डाला तो फिर कोई मुश्किल ही ना रही और उसके बाद ये मुमकिन नहीं था कि वो सलामा की अपने घर क़याम की पेशकश को मुस्तरद कर देते। सभी उससे मुतासिर हो गए थे, ख़ास तौर से प्रिंस अली रज़ा। सलामा की ये पोजीशन देखकर उससे बहुत मुतासिर हुआ था और जब उसने इस सिलसिले में आखिरी फैसला दे दिया हो कि क़याम सलामा ही के घर किया जाएगा तो फिर भला कौन उससे इनहराफ कर सकता था। चुनांचा यही हुआ। वो लोग सरसब्ज़ दरख्तों में घिरे उसके खूबसूरत और पुरसुकून कुशादा मकान में पहुंच गए, जिसका सामान आराइश शहाना था। मकान के गिरदोपेश में सन्नाटा तारी था। रोशी को और अली असगर को वाकई ये जगह बहुत ही हसीन लगी। एक पुरवकार संजीदा माहौल। सलामा ने उन्हें उनके कमरे दिखाए। वहाँ का ख़ौफनाक माहौल देखकर वो दोनों जैसे खुद को जन्नत में महसूस करने लगे। रोशी की अपनी नशिस्तगाह भी बहुत खूबसूरत थी, जिसे देखकर वो शशदा रह गई। उसने घूम फिर कर सजावट की चीज़ों को देखा। एक कीमती शोकेस उसके सामने था जिसमें जेवरात रखे हुए थे। उन पर बड़ी नफासत और नज़ाकत से काम किया हुआ था। इनसे उनके मालिक के बुलंद ज़ौक़ी का भी एहसास होता था और ऐसे जेवरात किसी शाही महल ही में होते थे। दफतन उसे अपने अक़ब से आवाज़ सुनाई दी। सलामा जाने कब वहाँ आकर खड़ा हो गया था। क्या आपको ये जेवरात पसंद है मिस रोशी? हाँ, बहुत ही खूबसूरत है। सलामा ने शोकेस का ढक्कन उठाकर एक छोटा सा लॉकेट निकाला जिसकी चमक धमक निगाहों को खीरा किए दे रही थी। उसने उसे रोशी के गले से लगाया तो रोशी का दिल बड़ी तेजी से धड़क उठा। यह हर एक तारीखी हैसियत का हामिल है और मैंने इसे किसी ऐसे ही तारीखी हुस्न के लिए संभाल रखा था जो इसका अहल हो। देखिए कैसा है। उसने लॉकेट रोशी के गले लगाकर दिखाया। बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। रोशी की आवाज़ आहिस्ता से उभरी। तो फिर मैं ये आपकी नज़र करता हूँ, सलामा आहिस्ता से बोला और रोशी जल्दी से 2 कदम पीछे हटकर उसे यूं देखने लगी जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ शीशा उतार दिया हो। फिर उसने चौंक कर कुछ सोचा। उसे ख्याल आया कि सलामा हर चंद के उम्र रसीदा है, लेकिन जो कुछ हो रहा है उसकी रफ्तार बहुत तेज है। उसने बमुश्किल तमाम कहा, यह अनमोल है मिस्टर सलामा, शायद मेरे काबिल नहीं। अगर ये तुम्हारे काबिल नहीं तो मुझे इसका अफसोस होगा। फिर इसकी चमक, इसकी खूबसूरती और इसकी कीमत बेमसरफ है। मैं इसे किसी गंदे नाले में फेंक दूंगा। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप। ये मेरी हसरत थी। इससे पहले मैंने कभी किसी खातून को इस काबिल नहीं समझा कि यहाँ उसे पेश करूं। रोशी ने परेशान निगाहों से सलामा को देखा। उसकी खुद एतमादी सलामा की निगाहों से निगाह मिलते ही ख़त्म होने लगी थी। कितना भरपूर इंसान है वो, कितना शानदार, कितना अजीम। उसके जहन से आवाज़ उभर रही थी और फिर उसके जहन में अली असगर का ख्याल आया। सलामा और अली असगर, अली असगर और सलामा, दोनों तस्वीरें उसकी निगाहों के सामने गटमट होने लगी। सलामा ने कहा, इसे कबूल कर लो रोशी, ये तुम्हारे लिए है। रोशी मसूर हो गई। सलामा ने अपने हाथ से वो हसीन लॉकेट उसके गर्दन में पहना दिया। रोशी जैसे ख्वाब के आलम में थी। फिर सलामा ने उसे एक सोफे में बिठाया और उसका शाना थपक कर मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। रोशी थोड़ी देर बैठी अजीब से अंदाज में उस हार को अपनी गर्दन में महसूस करती रही और फिर उसके कदम अपनी जगह से उठे और नर्म और आरामदा बिस्तर पर पहुंच गए। वो थकन से निढाल थी, इसलिए वो आराम करना चाहती थी। चुनांचे बिस्तर पर लेटते ही वो नींद की आगोश में पहुंच गई।
अगले रोज वो लोग अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। प्रिंस अली रज़ा ने एक मखसूस इलाके में एक लंबा चौड़ा शामियाना लगा लिया था। इस पर कुछ सरकारी एतराज़ात भी हुए, लेकिन बिला आखिर तमाम काम हमवार हो गए। उसके साथ साथ ही अली रज़ा जानता था कि किसी चीज़ की नुमाइश करने के लिए क्या क्या इंतजाम करना होते हैं और पब्लिसिटी क्या चीज़ होती है। चुनाचा किराए के चंद अफराद ने अली रज़ा की तरफ से अफवाह फैला दी कि अगर उसे इन नवादरात की नुमाइश की इजाज़त ना मिली तो वो सारी चीज़ें फ़ौरन अमरीका भिजवा देगा और इंग्लैंड के रहने वाले इन सदियों पुरानी तारीखी चीज़ों की एक झलक तक न देख सकेंगे। इसका ये हरबा कारगर हुआ और अवामी दबाव से हुकूमत उसे इजाज़त देने पर मजबूर हो गई। अली रज़ा नुमाइश के इंतजामात में मसरूफ़ हो गया और अली असगर ने नवादरात को एहतियात से संभाले रखने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। बिला आखिर नुमाइश का वक्त करीब आ गया था। अली रज़ा ने नुमाइश में बड़ी तरतीब रखी थी। शामियाने के अंदर उसने मकबरे का सा माहौल बनाने की कोशिश की थी। बड़े बड़े पोस्टरों पर कदीम फरायना और उनके ख़ानदान के हालात के अलावा नवादरात के कवायद भी दर्ज थे। सारी चीज़ें उसने बड़ी मुनासिब जगहों पर रखी थी। ठीक वस्त में एक ऊंचे चबूतरे पर वो मम्मी रखी हुई थी। उस मम्मी की कहानी पोस्टरों पर बड़ी तफसील से दर्ज की गई थी और उसका वतन कुछ यूँ था। रामीस हफ्तम के 2 जुड़वा बेटे थे। दोनों का उठान हुआ तो मुख्तलिफ किरदार के मालिक थे। एक मुफक्किर था जो सच्चाई और अब्दियत का मतलाशी था और वो दुनिया के रंगो बू को मताए हयात समझता था। दूसरे को भाई के मुकाम और उसकी बढ़ती हुई मकबूलियत से हसद होने लगा और उसने अपने साजिशी मुशीरों और हम मशरफ साथियों की मदद से उसके खिलाफ महाज बना लिया। बूढ़े रामीस हफ्तम ने अपने वजीरों और मुदब्बिरों की मदद से दोनों भाइयों के आपस में चपखलिश से बचने के लिए अपने महबूब बेटे को जंगल के सिमत रवाना कर दिया, जो अपने गिने चुने वफादारों के साथ शहरा में फिरता रहा और तवील अरसे के बाद शहरा नशीनों के कबीले ने उसे पनाह दे दी। वक्त के साथ साथ वो इस फ़लसफ़े और किरदार से मुतासिर हो गए थे और उसे अपना हुक्मरान मुंतखब कर लिया। उसने अपने वतन वापस जाने की ठानी ताकि वहाँ के हालात दुरुस्त करे। उसकी भनक दूसरे के कानों में पड़ी तो वो भाई की जान लेने पर तुल गया और उसे कत्ल करने के लिए उसने अपने आदमी भेज दिए। बड़ी खूनरेजी हुई और पहला अपने सरदारों और मजहबी पेशवाओं के साथ मारा गया। कातिलों ने उसका बायां बाजू काट लिया, जिसकी उंगलियों में उसकी अंगूठियां पड़ी हुई थीं, और उसे बतौर निशानी उसके भाई के पास ले गए। उसकी लाश बड़ी बेसरो-सावानी से दफन की गई, लेकिन रामीस ने मरने से पहले उसकी लाश को उसके मदफन से निकलवाया और उसे एक शाहाना मकबरे में दफन कर दिया। ये कहानी बड़ी तफसील से दर्ज की गई थी और इस सिलसिले में जो प्रोग्राम बनाए गए वो बड़े दिलचस्प थे। सलामा ने इस सिलसिले में अली असगर और रोशी से एक सवाल किया, क्या इस ताबूत को खोल कर रखा जाएगा? क्यों नहीं? अगर ऐसा नहीं होगा तो देखने वाले इस मम्मी को कैसे देखेंगे? तो बेहतर है कि ये काम मैं अंजाम दूं। सलामा बेख्तियार आगे बढ़ा। वो लोग इसके बेख्तियारी का अंदाज़ा भी न लगा पाए थे। सलामा ने ताबूत के गिर्द लिपटा हुआ फीता काटा और उसका ढक्कन उठा दिया। राखशीफ की मम्मी अपना दीदार कराने की मुंतजिर पड़ी थी। ताबूत के खोलने के बाद सलामा एक लम्हे के लिए साकित व जावेद हो गया। वो मम्मी को अजीब व गरीब निगाहों से देख रहा था, फिर वहाँ से हट गया। रोशी भी उसके साथ साथ ही चली थी। उसने आगे बढ़ते हुए अली असगर से पूछा कि क्या वो भी उनके साथ आना पसंद करेगा? मुझे थोड़ा सा काम है, मैं इस काम को इत्मीनान से अंजाम देकर वापस आऊंगा, अली असगर ने जवाब दिया। तो फिर हम लोग घर जा रहे हैं, हम तुम्हारा वहीं इंतजार करेंगे। रोशी सलामा के साथ घर वापस आ गई। थोड़ी देर तक वो खाने पर उसका इंतजार करते रहे और उसके बाद खाना खाने बैठ गए। रोशी ने लिबास तब्दील कर लिया था। अपने बक्स में से दूसरा जोड़ा निकालते हुए उसकी निगाह सोने की तरह की धात के उस गोल टुकड़े पर पड़ी जो वो मिस्र से अपने साथ लाई थी। ये छोटा सा तोहफा उसके बाप ने खुदाई के दौरान एक रोज उसे दिया था। उस पर कदीम मिस्री जबान के कुछ अल्फाज कुंदा थे जिनके बारे में प्रोफेसर शहबाज ने कहा था कि ये चीज उसने कहीं पढ़ी पाई थी और उसका ताल्लुक मकबरे से नहीं है। रोशी ने उसे बाप की निशानी के तौर पर संभाल कर रखा था। अब जो उस पर नजर पड़ी तो बाप की याद शिद्दत से उसको तड़पा गई और उसने उस नक्श को एक पतली जंजीर में डालकर गले में पहन लिया। जब वो खाने की मेज पर बैठे तो सलामा की निगाह उस नक्श पर पड़ी और वो बड़े गौर से उसे देखने लगा। क्या तुमने ये नया खरीदा है? उसने रोशी को मुतवज्जा करते हुए कहा। नहीं, बहुत पुराना है, रोशी ने सादगी से जवाब दिया। क्या तुम मुझे अपने बारे में बताना पसंद करोगी रोशी? सलामा बोला और रोशी खाने के दौरान उसे अपनी जिंदगी के हालात सुनाती रही। इन हालात में अली असगर का तस्करा भी आया। जब उसने अपनी कहानी खत्म की तो सलामा अचानक पूछ बैठा, तो तुम अली असगर से शादी करोगी? रोशी ने फौरन हाँ में जवाब देना चाहा, लेकिन न जाने क्यों उसकी जबान में कुछ ऐठन सी होने लगी। बमुश्किल तमाम उसके मुंह से निकला। यकीन से नहीं कह सकती। वैसे वो नहीं जानती थी कि ये अल्फाज उसने क्यों कर अदा किए, क्योंकि इससे पहले तो अली असगर उसकी ज़िंदगी का पहला और आखिरी फैसला था। मेरा ख्याल है इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले खुद को अच्छी तरह यकीन दिलाओ। ज़िंदगी मामूली चीज़ नहीं है और इसके लिए फ़ैसला करते हुए इंसान को बहुत सोच कर काम करना चाहिए। सलामा, मैं नहीं जानती कि मुझे क्या हो गया है। इससे कबल मैंने अली असगर के बारे में इससे हटकर नहीं सोचा, लेकिन न जाने क्यों आजकल इसकी वजह है रोशी।
सलामा ने उसके दोनों शानों पर हाथ रख दिए। ऐन उस वक्त अली असगर कमरे में दाखिल हुआ। वो इन दोनों को देखकर भौचक्का सा रह गया था, लेकिन दूसरे लम्हे उसने खुद को संभाल लिया और फिर बोला, माफ़ करना, मुझे देर हो गई। ओह अली असगर, तुम बहुत ज़्यादा थके हुए महसूस होते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा खाना कमरे में भिजवा दूँ, सलामा ने कहा। नहीं, मैं खाना खा कर आया हूँ, अली असगर ने जवाब दिया। और शायद ये कोई गलत बात नहीं थी, वो अली रज़ा के साथ थोड़ा बहुत खा पी कर आया था। बहरतौर वो अपनी रिहाइशगाह में वापस आ गया। सलामा और रोशी की कुर्बत को वो अच्छी तरह महसूस कर चुका था और उसके जहन में अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे, लेकिन कुशादा जहन का मालिक था, किसी पर भी अपनी ज़ात का तसल्लुत पसंद नहीं करता था। चुनांचा जब शाम को उसकी मुलाकात रोशी से हुई तो उसने आहिस्ता से नरम लहजे में उससे सवाल किया, मुझे यूँ महसूस होता है रोशी, जैसे तुम भी मुझसे दूर होती जा रही हो। अगर ये हकीकत है तो कम से कम मुझे तुमसे इस बारे में सवाल करने का हक ज़रूर है, और इस हक की अदायगी के बाद मेरे तमाम हुकूक ख़त्म हो जाता है। तो फिर तफसीली मुआयने तक के लिए अपने फ़ैसले को महफूज क्यों नहीं रखते, सलामा ने कहा और अपना हाथ नक्श की तरफ बढ़ा लिया जैसे उसे लेना चाहता। लेकिन अली असगर ने उसे पीछे हटाकर कहा, रोशी ये तुम्हारी मिल्कियत है। हाँ हाँ, क्या मतलब, रोशी हैरत से बोली। सिर्फ एक ही शख्स है जो हर अहद की पूरी मालूमात फराहम कर सकता है, और वो है प्रोफेसर बुखारी। मैं ये नक्श उसे दिखाऊंगा, सलामा ने बदस्तूर शाइस्तगी से कहा। मेरा ख्याल है इस वक्त तो बहुत देर हो गई है, कल सही। नहीं, अभी और इसी वक्त, अली असगर ने फैसला कुल लहजे में कहा। कमरे से निकलते हुए अली असगर खुश हो रहा था कि उसने उन दोनों को उलझन में डाल दिया है और इसकी अदम मौजूदगी से वो कोई फायदा नहीं उठा सकेंगे। जैसा कि उसका ख्याल था, प्रोफेसर बुखारी अपने कमरे में पहुंच चुका था और जाग रहा था। वो लाइब्रेरी में बैठा किसी गहरी सोच में गुम था और उसकी आंखें बंद थीं। उसकी सेहत काफ़ी ख़राब होती हुई महसूस हो रही थी। अली असगर ने किसी तमहीद के बगैर नक्श उसके सामने कर दिया और समद बुखारी चौंक कर उसे दिखने लगा। बुखारी ने कोई ख़ास बात उस नक्श के बारे में नहीं कही। तब अली असगर ने उससे कहा, मैं इस नक्श के बारे में जानना चाहता हूँ, इसे शनाख्त करें, इसका तारीखी ज़माना और उसकी अहमियत बताएं। समद बुखारी ने बेचारगी से उसकी तरफ देखा और फिर नक्श पर नज़र जमा कर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसमें कामयाब न हुआ और किताबों के शेल्फ की तरफ इशारा करके बोला, वहाँ कोशिश करके देखो, चौथे शेल्फ में बैरूनी, बेंजूनी और डी मोर्गान की किताबें रखी हुई हैं। ज़रा उन किताबों को निकाल लाओ और उनमें इस नक्श की तफसील तलाश करो। अली असगर ने इस बात से इनहराफ न किया और किताबों को खंगालने लगा। इस दौरान प्रोफेसर बुखारी बदस्तूर गहरी सोच में डूबा रहा था। वो पता नहीं किस ज़हनी इंतशार का शिकार था। अली असगर किताबों की वर्क गर्दानी करता रहा, लेकिन उसके पल्ले कुछ न पड़ा। फिर उसने प्रोफेसर बुखारी से इल्तिजा की वो होश में आए और उसकी मदद करे। प्रोफेसर बुखारी ने नक्श अली असगर के हाथ से ले लिया, लेकिन वो मेज़ पर रखे हुए गिलास से टकरा गया और गिलास एक छन्नाके के साथ फर्श पर गिर गया। ओह मिस्टर समद बुखारी, आप इससे कबल तो ऐसे न थे, अली असगर ने झुंझलाते हुए लहजे में कहा। प्रोफेसर बुखारी की आंखें नमालूद हो गई थीं। तो तुम भी अब मेरी इज्जत नहीं करोगे, उसने गुलूगीर लहजे में कहा। नहीं सर, मैं बेहद शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, समद बुखारी कुर्सी से उठ गया। जब काम खत्म कर लो तो बाहर जाने का रास्ता तुम्हारा देखा भाला है, समद बुखारी ने कहा और कमरे से निकल गया। उसके जाने के बाद अली असगर देर तक सन्नाटे में रहा। फिर उसने मेज़ पर पड़ा हुआ शीशा उठा लिया और अपनी समझ के मुताबिक नक्श की पड़ताल करता रहा। वो सर झुकाए अपने काम में मसरूफ था कि उसे अपने अकब में कदमों की हल्की सी चांप सुनाई दी। इससे पहले कि वो सर घुमाकर देख सके, उसके सर पर एक ज़रब लगी और वो कुर्सी समेत फर्श पर ढेर हो गया। नुमाइश की इफ्तिताह का वक्त आ चुका था और अब कुछ ही देर में नुमाइश शुरू होने वाली थी। दफतन नासिर जमाली खैमे में दाखिल हुआ और अली रज़ा को तलाश करता हुआ उसके नज़दीक पहुंच गया। अली रज़ा उसे देखकर चौंक पड़ा। थोड़े ही फासले पर रोशी और सलामा साथ साथ खड़े हुए थे। रोशी ने नासिर जमाली को देखा और चौंक कर बोली, अरे ये यहाँ, आओ ज़रा चलें। और सलामा उसके साथ साथ उन दोनों के करीब पहुंच गया। नासिर जमाली कह रहा था, 2 लाख पाउंड की रकम कुछ कम नहीं होती मिस्टर अली रज़ा, बेहतर ये होगा कि तुम ये पेशकश कबूल कर लो। अली रज़ा को जानते हो, अली रज़ा ने तल्ख लहजे में कहा। 2 लाख पाउंड की रकम रज़ा के लिए कोई हैसियत नहीं रखती। क्या तुम मुझसे ये तवक्को रखते हो कि मैं ये सारी चीज़ें लाद कर जहाज़ पर वापस छोड़ाऊँ? अगर तुम्हारा ये ख्याल है तो मैं तुम्हारे अहमक होने पर शुबा नहीं करता। मेरी हुकूमत ट्रांसपोर्ट की सारी जिम्मेदारी कबूल कर लेगी और इसके अलावा तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं। तुम यहीं वसूल करो और इस नुमाइश से दस्तबरदार हो जाओ, नासिर जमाली ने कहा। निहायत ही अहमकाना बात है मेरे दोस्त, मैं पब्लिसिटी करा चुका हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी साख खराब कर लूँ? हरगिज़ नहीं, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं। मगर मैं तुम्हें तुम्हारी बेहतरी के लिए मशवरा दे रहा हूँ अली रज़ा, मेरी हुकूमत की पेशकश कबूल कर लो, नासिर जमाली ने कहा और अली रज़ा हंसने लगा। मैं अपनी बेहतरी को खुद ही समझता हूँ, तो फिर नताइज की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार हो जाओ, नासिर जमाली ने कहा। जाओ मेरे दोस्त, वापस जाओ, मैं गुस्से में नहीं आता। वैसे मुझे अफसोस हो रहा है कि इस मौके पर अली असगर नहीं, वरना मैं तुम्हें मुनासिब जवाब देता।
अली रजा ने कहा और जमाली होठ काटता हुआ वहां से पलट पड़ा। रोशी और सलामा ये गुफ्तगू सुन रहे थे। दफातन अली रजा ने चौंक कर उन्हें देखा और बोला, क्या हाल है अली असगर का? वो होश में आया या नहीं? वो होश में आ चुका है, मगर डॉक्टर का कहना है कि उसे खामोशी से आराम करने दिया जाए। मगर किस्सा क्या था? वो क्या नक्श था जिसकी वजह से वो बेहोश हुआ? रोशी उसे तफसील बताने लगी और फिर आखिर में बोली, अब वो नक्श गायब हो चुका है। तीनों बातें करते रहे और इसी असना में अखबारी रिपोर्टर शामियाने में आना शुरू हो गए। अली रजा ने खाने पीने का माकूल बंदोबस्त किया था। उसके नज़दीक कामयाब बिजनेस का एक गुर ये भी था। बहरहाल सब लोग इधर उधर फैल कर कुर्सियों पर बैठ गए और अली रजा ने नुमाइश का आगाज कर दिया। उसने एक डाइस पर खड़े होकर इफ्तिताई तकरीर शुरू की। मम्मी का ताबूत वहाँ रखा हुआ था। नुमाइश गाह में प्रोफेसर बुखारी भी मौजूद था और बेचैनी से पहलू बदल रहा था। रोशी एक कोने में खड़ी हाज़रीन के चेहरों का जायजा ले रही थी। दफतन उसकी निगाह नासिर जमाली पर पड़ी, जो बुत की तरह साकित बैठा था, और उसकी निगाहें अली रजा पर जमी हुई थीं। फिर अली रजा ने कहा, मेरे मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपके सामने मैं पहली बार इस ताबूत को खोल रहा हूँ। उसने कहा और चाकू से ताबूत के गिर्द लिपटा हुआ फीता काट दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका ढक्कन उठाने लगा। बहुत से लोग उठ खड़े हुए और गर्दन उठा उठा कर ताबूत के अंदर मौजूद मम्मी को देखने की कोशिश करने लगे। अली रजा की आवाज़ उभरी, मैं नवादरात की दुनिया का एक मामूली सा रुकन आपके सामने मम्मी पेश करने का फ़ख्र हासिल कर रहा हूँ, उसने कहा और ताबूत का ढक्कन पूरी तरह खोल लिया। मजमे में बड़बड़ाहट की लहर दौड़ गई। कुर्सियां आगे पीछे सरकने लगीं। फिर चंद दबे दबे कहकहे उभरे। ताबूत खाली था। रोशी दौड़कर शामियाने से बाहर निकल गई और वहां तैनात पुलिस पार्टी के इंचार्ज को बुला लाई। उसने शामियाने में दाखिल होते ही हुक्म दिया कि कोई शख्स बाहर ना निकले, क्योंकि मम्मी इतनी छोटी चीज़ नहीं थी जो बगल में दबाई जा सकती या जेब में छुपाई जा सकती। इखबारी रिपोर्टरों ने उसके हुक्म पर एहतजाज किया और कुछ बेधड़क शामियाने से बाहर निकल गए ताकि खबर बना सकें। इतनी बड़ी मम्मी को कौन चुरा सकता है? एक रिपोर्टर ने अली रजा से पूछा। मेरा कोई हरीफ, कोई ऐसा शख्स जो मुझे तबाह करना चाहता है। गोया तुम्हारे यहाँ कोई दुश्मन भी है? यकीनन है, आखिर मैं कारोबारी आदमी हूँ। मेरा कोई भी दोस्त अंदर से मेरा दुश्मन हो सकता है। और फिर ये शख्स, उसने नासिर जमाली की तरफ उंगली उठाकर कहा, इसने मुझे आज ही धमकी दी थी। क्या ये सच है? इंस्पेक्टर ने नासिर जमाली की तरफ रुक करके कहा, मैं इससे इनकार नहीं करता कि मैंने अली रजा से इस बारे में कुछ गुफ्तगू की थी, लेकिन इस गुफ्तगू के दौरान मम्मी ताबूत से निकाल कर गायब की जा सकती है और कोई उसका अमली मुजाहरा कर सकता है। मैं अपने आप को मुजरिम समझने के लिए तैयार हूँ, नासिर जमाली ने जवाब दिया। कुछ भी हो, मैं मम्मी का हुसूल चाहता हूँ इंस्पेक्टर, वरना मैं तबाह हो जाऊंगा। इंस्पेक्टर ने अली रजा को यकीन दिलाते हुए कहा, वो मम्मी की चोरी के सिलसिले में जो कुछ कर सकता है उससे दरेक नहीं करेगा। अली रजा का चेहरा उतर गया, वो दम बखुद रह गया था। फिर वो बड़बड़ाने लगा, हरगिज़ नहीं, ये मुमकिन नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं हो सकता, नामुमकिन है ये। मम्मी की पूरी पूरी हिफाजत की गई थी, उसे चुराना आसान काम नहीं था। लेकिन रोशी भी अफसरदा खड़ी हुई थी। फिर उसने कहा, मेरा ख्याल है आप थोड़ा सा आराम कर लें। जो कुछ होना था वो तो हो ही चुका है। अगर मैं आपकी कोई खिदमत कर सकता हूँ तो हाजिर हूँ। सलामा ने कहा, हाँ, अगर तुम मेरी कोई खिदमत कर सकते हो तो सिर्फ ये करो कि अपने बदन पर बहुत से कपड़ों की पट्टियां लपेट लो और ताबूत में लेट जाओ। अली रजा दांत पीस कर बोला और सलामा ने मुस्कुराते हुए रोशी का बाजू पकड़ लिया। आओ रोशी, मेरा ख्याल है मिस्टर रजा अकल की तमाम हदों को अबूर कर गए हैं। वो रोशी का बाजू पकड़े हुए शामियाने से बाहर निकल गया। उस वक्त अली असगर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ शामियाने के अंदर दाखिल हुआ। पुलिस वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मम्मी की चोरी का सुनकर वो रह न सका और सर में शदीद चक्कर और कमजोरी के बावजूद वहां से चल पड़ा। रास्ते भर उसकी हालत गैर रही थी। पुलिस वालों ने उसे रोका तो उसने कहा, मुझे मिस्टर अली रजा से जरूरी मिलना है, अंदर कोई नहीं है। एक पुलिस वाले ने कहा, क्या वाकई अली रजा अंदर नहीं है? अली असगर, ये तुम हो? उसकी आवाज सुनकर अंदर से अली रजा ने चीख कर कहा और पुलिस वालों को उसे छोड़ना पड़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और ताबूत के नजदीक पहुंच गया। तो क्या वाकई वो गायब हो गई? उसने तरद्दुद से कहा। तुम बिस्तर से क्यों उठे? अली रजा ने आहिस्ता से कहा। मैं जानता हूँ ये क्यों हुआ है, अली असगर ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। क्या मतलब? मैंने उस नक्श पर कुंदा अल्फाज के मानी पाए और उसकी ताकत का जोर भी, लेकिन वो नक्श मुझसे हथिया लिए गए, अली असगर ने बेचारगी से कहा। प्रिंस अली रजा हवन्नुकों की तरह उसकी शक्ल देख रहा था। उसकी समझ में अली असगर की बात नहीं आई थी। जिसने ये मम्मी चुराई है उसका मकसद दोबारा उसे जिंदा करना है। अली असगर ने कहा, तुम्हारी दिमागी कैफियत मुतासिर हो गई है शायद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल तुम बीमार हो अली असगर, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी मंगवाता हूँ, अली रजा ने कहा और एक पुलिस वाले से कहा कि बराए करम किसी गाड़ी का बंदोबस्त किया जाए। अच्छा, मैं चलता हूँ, लेकिन जो कुछ मैंने कहा है उसे आप नजरअंदाज ना करें। मम्मी जिंदा हो जाएगी और उसके बाद जो कुछ होगा उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं समद बुखारी का खास शागिर्द हूँ और उन तहरीरों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ जो कदीम तहरीरें होती हैं। अगर आपने मेरी बात पर अमल ना किया तो नुकसान उठाएंगे। इसी असना में एक पुलिस वाले ने अली रजा को बताया कि गाड़ी आ गई। अली रजा ने पुलिस वाले को इशारा किया और इंस्पेक्टर अली असगर का बाजू पकड़कर बाहर निकल गया।
अली रज़ा वापस पलटा तो वो ये देखकर हैरत ज़दा रह गया कि नासिर जमाली भी अपनी जगह मौजूद नहीं था। शायद वो जा चुका था। प्रिंस अली रज़ा बुरी तरह थक गया था। शायद गुस्से के आलम में उसकी अंदरूनी कैफियत बेहतर नहीं थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मी इतनी शानदार निगरानी के बावजूद किस तरह से गायब हो गई। लेकिन ये भी एक ठोस हकीकत थी कि मम्मी अब इस ताबूत में मौजूद नहीं थी, और वो इस ताबूत के गिर्द कितने ही चक्कर लगाए, उस मम्मी की वापसी नामुमकिन थी। लंदन में पुलिस उसकी मम्मी की चोरी का सुराग लगाने के लिए क्या कुछ करेगी, इसका अंदाज़ा प्रिंस अली रज़ा को नहीं था। लेकिन इतनी बात वो ज़रूर जानता था कि उसकी बेहतरीन साख मुतासिर हो गई है और अब उसके लिए लोगों के दिलों में मजाक के अलावा कोई हैसियत नहीं है। चंद लम्हात के बाद वो शामियाने से बाहर निकल आया। पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे। उनमें से एक ने गर्दन खम करके कहा, हमारे लिए कोई खिदमत जनाब? नहीं शुक्रिया, उसने जवाब दिया और खामोश सड़कों पर सुबह खरामी से चल पड़ा। ज़हनो दिल बेकार हुए जा रहे थे। मम्मी की गुमशुदगी का उसे दिली रंज था। बाकी नवाजरात शामियाने में मौजूद थे और उनकी देखभाल के लिए वहाँ पुलिस वाले काफ़ी तादाद में मौजूद थे। ना भी होते तो अली रज़ा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो तो इस वक्त अपने दिलो जहन को काबू में करने के लिए पैदल ही चल रहा था। सड़क से कोहर की चादर उठ उठ कर दीवारों से लिपट रही थी। बिजली के खंभों से लटके हुए बल्ब धुंधला गए थे और बहुत दूर कहीं किसी घड़ियाल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कोहर काफ़ी गहरी थी और थोड़े फासले का आदमी भी साफ तौर पर नजर नहीं आता था। अलबत्ता तेज़ रोशनियां जब गुजरती तो थोड़ी देर के लिए माहौल मुनव्वर हो जाता। प्रिंस अली रज़ा बढ़ता रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए, क्या करे। काफ़ी दूर चलने के बाद वो यूं ही बेख्याली के अंदाज में एक पतली सी गली की जानिब मुड़ गया। दिल नहीं चाहता था कि किसी और जगह जाकर आराम करे। बस इन सड़कों पर वो अपनी इन बेचैनियों का हल तलाश करना चाहता था। ख्यालात में डूबा डूबा ना जाने वो कितनी दूर निकल गया। लंदन उसके लिए अजनबी नहीं था, लेकिन मम्मी का तस्वुर कुछ इस तरह उसके जहन पर छाया था कि उसे एहसास नहीं हुआ कि उसके कदम किस सिमत उठ रहे हैं। एक मोड़ पर रुककर दफतन वो चौंका और इधर उधर देखने लगा, लेकिन अब भी उसका जहन साफ नहीं था। वो यही सोच रहा था, अगर किसी तरह ये मम्मी उसे वापस मिल जाए तो लुत्फ आ जाए। उसकी गुमशुदगी से जो पब्लिसिटी हो चुकी है वो मजीद कारामद होगी और लोग नुमाइशगाह पर टूट पड़ेंगे। वो कुछ और आगे बढ़ा। मम्मी को तलाश करना बहुत जरूरी है। उसके बगैर इन नवादरात की नुमाइश बेमकसद होगी। लोग तो पूरा असरार राखशेफ के उस भाई को देखना चाहते थे जो तारीख की हैसियत रखता है। जो कहानी राखशेफ के बारे में लोगों को खुद उसने सुनाई थी वो लोगों के लिए बायस दिलचस्पी थी और सब के सब राखशेफ की पुरअसरार जिंदगी के बारे में मजीद जानने के ख्वाह थे। काश वो मिल जाए। उसने कदम आगे बढ़ाए। सड़क के बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि कौन सी सड़क है। बिला आखिर उसने ये सड़क पार कर ली और एक मेहराबी दरवाजे के पास पहुंच गया जो शायद किसी तवीले के अहाते का था। लेकिन अचानक उसके कानों में पानी बहने की आवाज़ सुनाई दी। एक अजीब सी आवाज़। पता नहीं ये आवाज़ कैसी है। वो इस बेध्यानी में कितना फासला तय कर चुका है पता नहीं। दफतर में से एक हयूला नजर आया और वो चौंक कर उसके करीब पहुंच गया। मैं रास्ता भटक गया हूँ, ये कौन सी जगह है? उसने कहा। लेकिन फिर हयूले की हैयत उसे नजर आ गई। उसके पूरे बदन पर पट्टियां बंधी हुई थी और वो उसकी मम्मी की शक्ल में नजर आ रहा था। एक लम्हे में उसके जहन में मुतअद्दिद ख्यालात गर्दिश कर गए। क्या ये शख्स अली रज़ा से वाकिफ है? इसे इल्म है कि मम्मी गायब हो गई और इसने बतौर मजाक इसके लिए ये रूप धारा, या फिर ये गुमशुदा मम्मी है लेकिन चलती फिरती हालत में? ये कैसे मुमकिन है? नहीं, ये उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है। जरूर ऐसी ही बात है। तुम कौन हो दोस्त? मैं तुम्हारे मजाक से महजूज हो रहा हूँ, लेकिन आप मेरी रहनुमाई। अभी उसके मुंह से यही अल्फाज निकले थे कि दफातन मम्मी ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। प्रिंस अली रज़ा बदहवास हो गया, लेकिन दूसरे लम्हे मम्मी ने उसे दोनों हाथों से पकड़कर सर से बुलंद कर लिया। फिर वो उसे घुमाने लगी। अली रज़ा का सर चकरा गया था। मेहराब, लैम्प, पोस्ट, सारी चीजें घूम रही थी और ये गर्दिश इतनी बर्क रफ्तार थी कि अली रज़ा की आंखें बंद हो गईं। फिर उसे महसूस हुआ जैसे वो किसी तेज रफ्तार गाड़ी में बैठकर एक तरफ रवाना कर दिया गया है। हवाओं का बेपनाह शोर उसके कानों से टकराया। उसके बाद वो किसी दीवार से टकराया, लेकिन कर वो अजियत का वो एहसास एक लम्हे में फना हो गया। उसके बदन की तमाम हड्डियां गोश्त के लोथड़ों में घुसकर दीवार से चिपक गईं। एक बुलंदो बाला इमारत की 5वीं मंजिल की दीवार से। और अब नुमाइश की जरूरत नहीं थी। अली रज़ा को नवादरात के नुमाइश से वो शोहरत हासिल नहीं हो सकती थी जो उसकी लाश की इस कैफियत से हुई। स्कॉटलैंड यार्ड वाले दूसरी सुबह अपनी जिंदगी के अनोखे मजाक से दो चार होंगे। कत्ल तो होते हैं, दरियाओं में, समंदरों में, लाशें मुख्तलिफ जगहों और कुओं में मिलती हैं, लेकिन एक इमारत की सपाट दीवार पर चिपकी हुई है लाश पूरी दुनिया के लिए अजूबा बन जाएगी। कोई नहीं बता सकेगा कि इस इंसान ने खला के कौन से सैयारे से कूद कर खुद को खत्म किया है। अली असगर प्रिंस अली रज़ा के पास से बद्दिल लौटा था। यूं भी उसकी जिंदगी में एक खला पैदा हो गया था। उसने महसूस कर लिया था कि रोशी अब उसकी ज़िंदगी से निकल गई। वो पूरी तरह सलामा की तरफ मुतवज्जा है। प्रोफेसर शहबाज की बेटी तालीम याफ्ता थी, अपने अच्छे बुरे को बखूबी समझ सकती थी। मुमकिन है उसे ज़िंदगी की बेहतरी किसी शक्ल में नजर आई हो कि वो सलामा को ज़िंदगी का साथी बना ले। उसे रोशी से कोई शिकायत नहीं थी। ये तो खुशी के सौदे हैं। इंसान हमेशा अपनी बेहतरी का ख्वाह होता है, लेकिन मम्मी की गुमशुदगी उसके लिए बहुत दुख की बात थी और उसे यकीन था कि नासिर जमाली के अलावा और कोई नहीं हो सकता जिसने मम्मी चुराई है। ये शख्स इब्तिदाई से मम्मी गैर लोगों के कब्जे
कब्जे में देने के खिलाफ था। चुनांचे जख्मी और कमजोर होने के बावजूद उसने अपनी आरामगाह का रुख करने की बजाय होटल फजारा जाना जरूरी ख्याल किया। थोड़ी देर के बाद वो फजारा में दाखिल हो रहा था। काउंटर पर उसने नासिर जमाली के बारे में मालूम किया और उसे जमाली के कमरे का नंबर मालूम हो गया। चुनाचा वो कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे में उसने दस्तक दी लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी और फिर तीसरी दस्तक के बाद उसने दरवाजे को खोलकर देखने की कोशिश की और दरवाजा बआसानी खुल गया। अंदर रोशनी थी लेकिन कमरा खाली नजर आ रहा था। अलबत्ता नासिर जमाली के चंद लिबास बेतरतीबी से इधर उधर बिखरे पड़े थे। नासिर जमाली कहाँ है, उसने सोचा। दफातन किसी ख्याल के तहत उसने नासिर जमाली के लटके हुए कोट की जेबों की तलाशी लेना शुरू कर दी। उसने ये सोचकर जेबों में हाथ डाला था कि मुमकिन है गुमशुदा सुनहरा नक्श उसकी जेब में मौजूद हो, लेकिन कोट की जेबें खाली थी। फिर उसने बिस्तर के तकिए के नीचे देखा, पतलून की जेबें तलाश की और अभी वो इस तलाश से फारिग नहीं हुआ था कि दफातन उसे अपने पीछे सरसराहट सी महसूस हुई। पलट कर देखा तो नासिर जमाली एक लंबा नोकीला चाकू लिए खड़ा था। क्यों अली असगर, तुम्हें जिस चीज की तलाश थी वो मिल गई? उसने तीखे लहजे में पूछा। अली असगर सीधा खड़ा हो गया और उसने कहा, नहीं, वो मुझे नहीं मिली, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो कहाँ है। नासिर जमाली चाकू लहराता हुआ आगे बढ़ा। तुम उसके बारे में अच्छी तरह जानते हो, इसलिए तुम्हारे अलावा और कौन बता सकता है? वो पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ बोला। वो मेरे पास मौजूद है, अगर तुम चाहो तो मुझसे हासिल कर सकते हो। मगर उसे तुमने क्यों चुराया? नासिर जमाली उसे चंद लम्हात गौर से देखता रहा, फिर उसने चाकू उछालकर पीछे फेंक दिया और पीछे हटकर दरवाजा बंद कर दिया। तुम इस नक्श का क्या करना चाहते हो? जानते हो क्या चीज है? वो राक्षीफ का मुकद्दस निशान था जिसे उसका भाई कब्जे में नहीं कर सका था। किराए के कातिलों ने राक्षीफ का काम तमाम कर दिया और उसके कत्ल होने का सबूत साथ लाए थे, लेकिन उन्हें राक्षीफ की सबसे बड़ी मिल्कियत का जरा भी इल्म नहीं था। खूब, गोया मेरा अंदाजा दुरुस्त था। तुम इस नक्श के बारे में कुछ जानते हो। तुम्हें शुरू ही से इसके बारे में इल्म था और जब मैं हकीकत के करीब पहुंचा तो तुमने उसे गायब कर दिया। अली असगर ने कहा। बेवकूफ हो तुम, अहमक हो, नासिर जमाली चीख कर बोला। अगर मैं मुर्दों को जिंदा करने के राज से वाकिफ था तो क्या उसे इस तरह अहमकाना तरीके से गलत इस्तेमाल करता? अली असगर की समझ में नहीं आया कि इस बात का क्या जवाब दे। वाकयात की इन कड़ियों का पसमंदर जाने बगैर वो नासिर जमाली या किसी और के बारे में कोई राय कायम नहीं कर सकता था। इसके बावजूद नासिर जमाली, तुम्हें मेरे साथ पुलिस के पास चलना पड़ेगा, अली असगर ने कहा। बड़ी खुशी से, नासिर जमाली ने जवाब दिया। मुझे मजीद तबाही से बचाने के लिए तुम्हारे साथ ताउन करने में बेहद मुसरत होगी। तो फिर ठीक है, मेरे साथ आओ, अली असगर ने कहा। दरवाजे पर पहुंचकर नासिर जमाली ने कहा, क्या तुम बता सकते हो दोस्त कि इन सारे मामलात में किसका हाथ है? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि कुछ पुरस्कार ताकतें काम कर रही हैं जिन्हें आला तरीन साइंसी दिमाग में नहीं समझ सकते। बस इसके अलावा मैं और क्या कह सकता हूँ? नासिर जमाली पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। प्रोफेसर बुखारी ने अलमारी से ब्रांडी की बोतल उठाई और गिलास लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन फिर पता नहीं किस ख्याल के तहत उसने बोतल वहीं रख दी और गिलास उसकी जगह वापस रख दिया। इस वक्त उसके जहन का बिल्कुल साफ होना जरूरी था। बहुत से काम करने थे उसे। अली असगर उससे मुलाकात के लिए आया था। उसने उस सुनहरी नक्श के बारे में अपने शुबहात का इजहार किया। प्रोफेसर बुखारी जानता था कि वो नौजवान लड़का सही सिमत में जा रहा है और अब उसका काम था उसका ताक़ुब करे। अली असगर ने सर पर चोट खाते हुए मेज पर चंद कागजात छोड़े थे जिन्हें प्रोफेसर बुखारी पढ़ चुके थे। उसने जो पॉइंट लिखे थे उन्हें एक दूसरे से मरबूत करके उनका मतलब निकालने की कोशिश की। एक जुमला उसकी समझ में आ गया, जिंदगी में मुकद्दस अल्फाज। चुनांचे प्रोफेसर बुखारी इस जुमले को पढ़ने के बाद एक अजीब सी कैफियत का शिकार हो गया। उसे बरांडी की तलब शिद्दत से महसूस होने लगी, लेकिन उसे तरगीब को दबाना था। वो अपने मुखालिफों पर एक बार फिर अपनी अहमियत वाज़ेह करना चाहता था। वो बताना चाहता था कि वो खुद ही ये सब कुछ कर सकता है। अभी वो इसी कोशिश में मसरूफ था कि दफातन दरीचे के शीशे टूटने की आवाज से कमरा गूंज उठा। उसने सर घुमाकर देखा और उछलकर खड़ा हो गया। दरीचे का शीशा टूटा और फिर चौखट भी बाहर निकल आई, लेकिन जो कोई उससे अंदर दाखिल हो रहा था उसे देखकर प्रोफेसर बुखारी का मुंह खुला का खुला रह गया। वो कपड़ों में लिपटी हुई मम्मी थी। प्रोफेसर बुखारी एक लम्हे के लिए ठटका, फिर उसने अपने आप को संभाला और फुर्ती से बाहर की मेज पर रखा हुआ पिस्तौल निकाल लिया। उसने साइलेंसर लगे हुए पिस्तौल से मम्मी पर गोली चला दी। पहली गोली, दूसरी और फिर तीसरी। मम्मी लम्हे भर को रुकी और फिर आगे बढ़कर प्रोफेसर बुखारी के हाथ से पिस्तौल छीन लिया। दूसरे ही लम्हे पिस्तौल टेढ़ा होकर एक तरफ गिर पड़ा था और अब प्रोफेसर बुखारी को उस मम्मी से कोई भी नहीं बचा सकता था। उसने प्रोफेसर बुखारी को पूरी कुव्वत से अपने हाथों में जकड़ लिया और वो उसके हाथों पर सर से बुलंद होने लगा। दफातन प्रोफेसर बुखारी के मुंह से आवाज निकली, मैं उन लोगों में से था जिन्होंने इस खुदाई की मुखालफत की थी, क्योंकि उसके राज मेरे सीने में मौजूद थे। मैं तुझे मुकद्दस नक्श का वास्ता देता हूँ जो तुझे तेरे वालिद का अतिया था। मम्मी के बदन में थरथरी दौड़ गई। उसने प्रोफेसर बुखारी को नीचे उतार दिया। हाँ, तेरे मुजरिम दूसरे लोग हैं। अगर तू मेरी जिंदगी बख्श दे तो मैं तुझे उनसे आगाह कर सकता हूँ। मम्मी खामोश खड़ी हुई थी। पहला मुजरिम नासिर जमाली, जो इन मकबरों की निशानदेही का जरिया बना था, और उसके बाद तेरे नवादरात मुजरिमाना तौर पर अपने कब्जे में रखने का ख्वाह था, पर उसमें कामयाब ना हो सका। और तेरा दूसरा मुजरिम, मम्मी की सवालिया निगाहें उस पर जमी हुई थी, तेरा दूसरा मुजरिम सलामा है और मुकद्दस राज
तू जानता है कि वो कौन है? मम्मी दफतन पलट गई। मम्मी निगाहों से ओझल हो चुकी थी। तब प्रोफेसर के चेहरे पर गहरी संजीदगी के आसार फैल गए। तारीख में ऐसा मुमकिन नहीं है। काश मेरी कोई कोशिश उन्हें बचा सकती, लेकिन ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ कि मैं मजबूर हूँ। सलामा अपनी खूबसूरत रिहाइशगाह के हसीन तरीन कमरे में बैठा रोशी को देख रहा था। उसकी आंखों की अनोखी चमक रोशी को मशहूर किए हुए थी। दफतन उसने कहा, मौत से मेरे प्यार की सच्चाई मशकूक होती है, क्योंकि उसे जिंदगी की एक ज़रूरत भी तस्वुर किया जा सकता है, लेकिन मौत के बाद जो प्यार हो वो सच्चाई का अतिया होता है। क्या मौत के बाद प्यार का तस्वुर रह जाता है? रोशी ने पूछा और सलामा चौंक पड़ा। तुमने कुछ कहा? तुम कहाँ गुम थे? पता नहीं, मैं उलझन में हूँ, परेशान हूँ। क्यों? तुम्हारे लिए। मेरे लिए क्यों? मुझे लंदन से जाना पड़ रहा है। लेकिन क्यों? काश मैं बता सकता, लेकिन तुम फिक्र ना करो। तुम लोगों के क़याम के लिए ये जगह मौजू तरीन है। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। मगर मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। दूसरों के बगैर रह सकती हो? सलामा ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। हाँ, मैं सबके बगैर रह सकती हूँ, सिवाय तुम्हारे। रोशी आहिस्ता से बोली। रोशी, तुम भी मेरा साथ देने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन दूसरे लोगों को इत्तला ना दोगी। मुझे अब किसी से कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारे अलावा अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें इत्तला ज़रूर दे दो। किस तरह? बेहतर है कि एक तहरीर उनके लिए छोड़ दो। ऊपर के कमरे में ड्राइंग टेबल मौजूद है। तुम उन्हें लिख दो कि बाप की मौत के बाद तुम किसी को अपना हमदर्द नहीं समझती, चुनांचे अपनी ज़िंदगी के लिए तुम एक बेहतरीन फैसला कर रही हो। ठीक है, रोशी ने कहा और ऊपरी मंजिल की तरफ चल पड़ी। ड्राइंग टेबल पर बैठकर उसने कलम हाथ में पकड़ा और लिखने लगी। उसका हाथ एक लम्हे के लिए रुका। अली असगर उसे याद आया। दिल में एक अजीब सा एहसास उभरा। नफरत की एक लहर सलामा के लिए दिल में जागी। ये क्या हो रहा है? मैं अली असगर को कैसे छोड़ सकूंगी? दफतन निचली मंजिल से एक धमाके की आवाज़ उभरी और फिर उसके साथ ही फर्नीचर टूटने की आवाज़ें। ऐसा ही लग रहा था जैसे वो आपस में लड़ पड़े हों। वो बर्क रफ्तारी से अपनी जगह से उठी और नीचे की सिमत दौड़ी, लेकिन अभी जीने पर ही थी कि उसने नीचे हॉल में एक खौफनाक मंजर देखा। सलामा और कपड़ों में लिपटी हुई मम्मी एक दूसरे से लिपटे हुए थे। मम्मी के हाथों का शिकंजा सलामा के हलक पर तंग होता जा रहा था। उसके हलक से एक बेख्तियार चीख निकल गई और इस आवाज़ पर मम्मी उसकी तरफ मुतवज्जह हो गई। फिर उसने सलामा के नीम मुर्दा बदन को छोड़ दिया और उसे अपने पैरों से कुचलती हुई जीने की तरफ चल पड़ी। रोशी ने दोबारा ऊपर दौड़ लगा दी थी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि वो दरवाज़ा बंद कर ले। उसने ऐसा ही किया, लेकिन दूसरे ही लम्हे एक तड़ाका हुआ और दरवाज़ा टूटकर ज़मीन पर आ पड़ा। मम्मी कमरे में दाखिल हो गई थी। रोशी दीवार से आ लगी। उसकी दहशत से फटी हुई आंखें मम्मी पर जमी हुई थीं। वो पुरअसरार अंदाज में आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसके अंदाज में कोई ऐसी बात थी जिसको रोशी समझ नहीं पाई थी। उस वक्त सलामा जो जख्मी हुआ था, मरा नहीं था, ऊपर आ गया। खुले हुए दरवाजे से अंदर दाखिल होने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। दफतन वो चीखा। जबान ऐसी अजीब और नाकाबिले फहम थी कि रोशी के समझ में कुछ नहीं आ सका, लेकिन मम्मी रुक गई। सलामा आगे बढ़ा तो मम्मी ने उसे जोर से धक्का दे दिया और वो लड़खड़ाता हुआ दूर जा गिरा, लेकिन बाहर से धींगा मुश्ती की आवाज़ें बुलंद हो रही थी। सलामा अपनी जगह से उठा। उसने रोशी का बाजू पकड़कर उसे उठाया और बाहर निकल आया। बाहर पुलिस के बेशुमार नौजवानों ने मिलकर मम्मी को रस्सियों से एक मजबूत जाल में जकड़ रखा था। मम्मी को इस हाल में देखकर दफतन सलामा की हालत बदल गई। उसके मुंह से एक गर्राहट निकली। इसे छोड़ दो वरना नुकसान उठाओगे। छोड़ दो इसे। जाल की रस्सियां खुद ब खुद टूट गईं। तब सलामा आगे बढ़ा। तेरा कातिल मैं हूँ राशिफ। हाँ, मुझे पहचान। मुझे जिंदा रहने की बद्दुआ मिली थी। मेरा खून तेरे हाथों हो सकता है, सिर्फ तेरे हाथों। मैं तुझसे मौत मांगता हूँ मेरे भाई, मुझे सिर्फ मौत दरकार है। मम्मी खड़ी हो गई थी। मैं तेरा बदनसीब भाई हूँ, तेरा कातिल, तुझे हलाक करने वाला। मम्मी खामोश खड़ी हुई थी। उस वक्त नासिर जमाली अली असगर के साथ वहां पहुंच गया। वहां की सूरत हाल देखकर वो बेकाबू हो गया था। तो वो वक्त आ गया जिसे पाने के लिए मैं कोशा था। ये लोग यहाँ दोबारा आ गए, लेकिन तुम्हारे अकीदों की बेहुरमती करने वाला मैं हूँ, इसलिए मौत सबसे पहले मुझे आनी चाहिए, उसने आगे बढ़कर कहा। मम्मी उसकी तरफ घूमी और उसने जमाली की गर्दन गिरफ्त में ले ली। जमाली का बदन उसकी गिरफ्त में फड़क रहा था। दफतन पुलिस इंस्पेक्टर चौंक कर संभला और उसने निशाना बांधकर पूरा पिस्तौल मम्मी पर खाली कर दिया, लेकिन मम्मी को जुम्बिश भी ना हुई। फिर उसने सलामा की तरफ रुख किया और इस बार सलामा उसकी गिरफ्त में था। पुलिस की कोई कोशिश कारगर ना हो सकी थी। सलामा का बेजान बदन अब मम्मी के हाथों में झूलने लगा। फिर उसने सलामा के बदन को दोनों हाथों में उठा लिया और एक खुली हुई खिड़की की तरफ चल पड़ी। पुलिस वाले बेबस खड़े हुए थे। मम्मी खिड़की से दूसरी तरफ कूद गई और सब इस तरफ दौड़ पड़े, लेकिन नीचे का मंजर पुरसुकून था। वो नीचे नहीं आए थे। हाँ, बहुत दूर फजाओं में एक नुक्ता सा नजर आया था जो देखते ही देखते निगाहों से ओझल हो गया। सब बुत की तरह साकित खड़े थे। तब प्रोफेसर बुखारी की आवाज़ उभरी।
कई नस्ल के लोग तारीख में तारीफ नहीं कर सकते, जो गुजर गया उसमें तब्दीली कैसे मुमकिन है। हाँ, मुस्तकबिल और हाल इंसान के कब्ज़े में है, लेकिन माजी तो किसी की गिरफ्त में नहीं आ सकता। ये सदियों पुरानी कहानी है, हज़ारों साल पुरानी। हम इसमें तब्दीली नहीं कर सकते। लेकिन मैं अब किस पर केस बनाऊँ? इतने कत्ल हो गए और कोई कातिल नहीं है। इंस्पेक्टर ने कहा, हम में से जो भी इस काबिल हो उसे गिरफ्तार कर लो इंस्पेक्टर। अली असगर ने फीकी सी मुस्कुराहट से कहा और इंस्पेक्टर शाने झटकने लगा। रोशी अली असगर से कह रही थी, क्या हो गया? कोई ख़ास बात है क्या? सब लोग यहाँ क्यों जमा हैं? कोई बात नहीं, सिर्फ तुम्हारी वापसी हुई है, आओ। फिर उसने रोशी का बाजू पकड़ा और एक तरफ चल पड़ा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।